हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है ऑन दी अनस्टॉपेबल्स। मेरा नाम प्रतीक है और आज फिर से हम लोग मिल रहे हैं फॉर पार्ट 4 ऑफ हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर करंट अफेयर्स। जी हाँ दोस्तों, हमने 3 पार्ट इसके ऊपर ऑलरेडी किए हुए हैं और आपने बहुत ही उम्दा प्रतिसाद दिया है उसका, और उसके लिए हम मन से आभारी रहेंगे। और आपकी जो इस बार प्रीलिम्स 2024 की जो परीक्षा है उसके लिए संकल्प हमने किया है। जी हाँ दोस्तों, संकल्प 2024 अन अकेडमी अनस्टॉपेबल्स का द्वारा एक फ्री इनिशिएटिव है जहां हम आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट आदि इत्यादि जो भी सब्जेक्ट्स है उसको रिवाइज करवा रहे हैं। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है आपके लिए कि मैं आपको हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के रिलेटेड जो भी पिछले 1-1.5 साल, ऑलमोस्ट मैं 1.5 साल से ऊपर का करंट अफेयर्स का कवरेज करवा रहा हूँ। और ऑब्जेक्टिव इसी के साथ है कि करंट अफेयर्स से अगर क्वेश्चंस बनेंगे तो कहां से बनेंगे। दूसरा, बैकवर्ड लिंकेजेस जो हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के अंदर पूछी जा रही है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज हम लोग उसी को ही कंटिन्यू करवा रहे हैं और वो कंटिन्यूएशन में हम लोग पढ़ेंगे विथ रिस्पेक्ट टू हैंडीक्राफ्ट्स। आज हम लोग पेंटिंग्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। हम थोड़ी बहुत चर्चा है ये भी देखने की कोशिश करेंगे प्लेसेस इन न्यूज और आर्किटेक्चर के रिलेटेड, और मेनली तो इंस्टीट्यूशंस के ऊपर चर्चा करनी है। तो आज 3-4 विषय के ऊपर हम लोग देखेंगे। एक तो हम लोग विजुअल आर्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। विजुअल आर्ट्स में आर्किटेक्चर हमने ज्यादा खत्म कर दिया है। तो एक इंटेंशन ये है कि हैंडीक्राफ्ट रिलेटेड अगर सवाल आ गया और पेंटिंग रिलेटेड सवाल आ गया करंट अफेयर्स के लिंकेज के पॉइंट ऑफ से, तो वो थोड़ा बहुत देख लेंगे। दूसरी, पर्सनालिटीज जो एंशिएंट इंडिया की, मिडिवल इंडिया की और मॉडर्न इंडिया के साथ जुड़ी हुई पर्सनालिटीज है थोड़ी, वो भी देखेंगे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, विल आल्सो ट्राई टू सी द इंस्टीट्यूशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये भी पढ़ाना है आपको अवार्ड्स के अंदर, क्योंकि पिछले कुछ सालों से यूपीएससी ने इंस्टीट्यूशन अवार्ड्स के ऊपर बहुत सवाल पूछे हैं। भारत रत्न के ऊपर आ चुका है 2018 के अंदर एक सवाल। पिछले साल आप देखोगे तो लिटरेरी अवार्ड्स के ऊपर सवाल आया है, तो वो भी हम लोग करेंगे। तो आज हमारा 3-4 एरिया के ऊपर फोकस रहेगा, ये कोर एरिया है। बाकी और भी टॉपिक, जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा वैसे करवाते रहेंगे। क्लास को शुरू करने से पहले पेन और पेपर हाथ में ले लीजिए, और साथों साथ अगर आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हो तो मुझे जरूर से फॉलो कर दीजिएगा ऑन दी अनअकैडमी एप्लीकेशन। जी हाँ दोस्तों, मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री, जीएस ऑप्शनल पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कवर करवाता हूँ। ये क्यूआर कोड को स्कैन करिएगा सो दैट आप मुझे साथ सीधा कनेक्ट कर पाएंगे, और यहाँ फॉलो बटन के ऊपर जरूर से क्लिक कर दीजिएगा सो दैट यू विल गेट ऑल द अपडेट्स अबाउट माई बैचेस, ऑल्सो अबाउट द फ्री क्लासेस दैट आई टेक ऑन एप्लीकेशन। जी हाँ दोस्तों, मैं कंडक्ट करवाता हूँ स्पेशल क्लासेस जो फ्री में होती है। मैंने प्रीलिम्स के लिए बहुत सारे सेशंस करवाए, उसको भी जरूर से आप लाभ उठाइए। इसके सिवाय अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म आपके लिए लेके आया है ये सबसे ज्यादा डिस्काउंट। जी हाँ दोस्तों, 29,990 के अंदर आपको 15 मंथ की प्रिपरेशन मिलेगी है जीएस की, इंक्लूडिंग सी सेट, इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज। ये कोड को यूज करेगा पी एन लाइव फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट एंड यू विल गेट ऑल द अपडेट्स। ये नंबर के ऊपर भी आप कॉल कर सकते हो, और इसके साथ भी आपको हमारे क्लासेस की अपडेट मिलती रहेगी। नई बैचेस हमने शुरू कर दी है, हिंदी के अंदर है, इंग्लिश में भी और इंग्लिश में भी है। आपको ये कोड याद रखना है, पी एन लाइव, और कुछ नहीं है, सो दैट आप मेरे साथ सीधा कनेक्ट हो पाइए। 28 तारीख से हम लोग नई बैच शुरू कर रहे हैं, 28 मई से। इसका भी आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन की खासियत ही ये है कि वन सब्सक्रिप्शन कवर्स ऑल दी सब्जेक्ट्स। जी हाँ दोस्तों, ऑल द टीचर्स, यू कैन स्टडी फ्रॉम मल्टीपल टीचर्स एज वेल। तो जरूर से लाभ उठाइए। और इस बार अगर आप 2024 की प्रीलिम्स दे रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको डेट्स अवेलेबल मिल जाएगी। तो प्रीलिम्स के पहले हम लोग 1 या 2 संडे, अभी इस बार भी हमने पिछले महीने भी कंडक्ट करवाया था, पिछले हफ्ते भी कंडक्ट करवाया था। इनफैक्ट इसकी डेट्स आपको अपडेट मिल जाएगी, मोस्ट प्रोबब्ली 2 जून के इर्द गिर्द आपको मिलेगी। इसके अंदर भी जरूर से अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि जीएस और सीसेट का टेस्ट इसके अंदर इंक्लूड होगा। यूपीएससी के फॉर्मेट में ही है पूरा का पूरा। सुबह 9:30 बजे, दोपहर को 2:30 बजे आपको ऑल इंडिया रैंक मिलेगा, है ना। तो यू विल बी एबल टू गेज योर प्रिपरेशन कि वेयर डू यू स्टैंड, अभी भी आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि 20 एक दिन है तो किस तरह से इंप्रोवाइज कर सकते हो। तो जरूर से इसका लाभ उठाइए। इसकी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल मिल जाएगी। ये कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होते हैं लेटेस्ट यूपीएससी पैटर्न के बेसिस के ऊपर। उसकी जो क्वेश्चन पेपर की क्यूरेशन की गई है वो हमारे द्वारा, यानी कि टॉप एजुकेटर्स के द्वारा की गई है। तो इसका भी जरूर से लाभ उठाइए। खैर, हम लोग पार्ट 4 के अंदर चले जाते हैं, और यूपीएससी के अंदर जो पीवाईक्यूज आए हैं खास करके उसमें आज हम लोग देखेंगे लिटरेरी ट्रेडिशंस। हम लोग लैंग्वेजेस के ऊपर भी देखने वाला है। विल बी डिस्कसिंग ऑन द लैंग्वेजेस एज वेल, कि भाई कौन सी लैंग्वेजेस को लेके पंगा चल रहा है। विजुअल आर्ट्स के रूप में मैंने आपको पेंटिंग के बारे में बताया। कल्चरल इंस्टीट्यूशन और पर्सनालिटीज, ओके ना। मेन तो इंस्टीट्यूशंस के ऊपर खास करके जो चल रही है डिबेट रिगार्डिंग, आई वुड से
द पद्मा अवार्ड्स और द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और मेनी अदर प्लेसेस एज वेल। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले एक टॉपिक है जियोग्लिफ्स का। व्हाट इज जियोग्लिफ्स बाय द वे सर? ठीक है, तो अपन एंशिएंट से शुरू करेंगे, थोड़ी बहुत आर्किटेक्चर रिलेटेड अपडेट्स देख लेते हैं और उसके बाद विल ट्राई टू सी अदर टॉपिक्स ऑफ हिस्ट्री एज वेल। ओके, तो देखिए, एक मैंने बताया था पेट्रोग्लिफ्स। ओके, पिछले साल की करंट अफेयर्स के अंदर पेट्रोग्लिफ्स अगर आपको याद होगा तो बेसिकली दे आर काइंड ऑफ वी कैन से इंस्क्रिप्शन बेस्ड पेंटिंग्स विच आर फाउंड इन द मीसोलिथिक पीरियड और द स्टोन एज पीरियड, राइट? तो भीमबेटका के अंदर और उसके इर्द गिर्द वाले जगहों में अगर आप केव आर्किटेक्चर में देखोगे और उसकी जो पेंटिंग्स देखोगे खास करके, वो पेट्रोग्लिफ्स के रूप में है। तो एंग्रेव्ड पेंटिंग है जहां वॉल के ऊपर चिजलिंग किया जाता है और देन द कलर एप्लीकेशन इज डन। तो वही सेम कहानी आपको देखने को मिलता है जियोग्लिफ्स के अंदर। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश वाला जो रीजन है वहां पे आपको ये जियोग्लिफ्स मिले हैं इन अ सर्कुलर पैटर्न सर। ओके, बाय द वे आज करीबन जनवरी फरवरी के आसपास का टाइम होगा और मैंने एक चक्रव्यूह का मैंने शॉर्ट डाला था इसी पीरियड इसी चैनल के ऊपर, अनअकैडमी अनस्टॉपेबल्स के ऊपर भी। आप वो शॉर्ट देखिएगा क्योंकि उसके अंदर भी मैंने ये जियोग्लिफ की ही बात की है। एंशिएंट इंडिया के अंदर चक्रव्यूह या उसको लेबिरिंथ कहते हैं हम लोग, दे वर वेरी सिग्निफिकेंटली मेड इवन इन द महाभारत पीरियड वी विल फाइंड। ओके, और यही चक्रव्यूह को जिसको हम लोग जियोग्लिफ या विल सी की लेबिरिंथ कहते हैं, ये अभी मिला है आपको तेलंगाना वाले रीजन में सर। ठीक है, तो we will find कि there is a circular geoglyph which is carved on a rock surface said around 8000 to 4000 years old। ओके, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये स्टोन एज का पीरियड है और स्टोन एज के अंदर भी हम लोग ये कह सकते हैं कि नियोलिथिक एज के इर्द गिर्द का पीरियड हम लोग कहेंगे सर। ठीक है, और खासियत ये है कि एक चक्रव्यूह के रूप में, चक्रव्यूह का मतलब है कि वो गोल 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 और बीच में आपको जाना होता है सर। ठीक है, तो उसको लेबिरिंथ भी कहते हैं। मेनी अ टाइम्स इट इज कॉल्ड एज लेबिरिंथ। इन इंडियन फिलोसफी इट इज कॉल्ड एज चक्रव्यूह, क्योंकि अभिमन्यु अगर आपको पता होगा सर, महाभारत के अंदर उनकी मृत्यु कैसे हुई थी, चक्रव्यूह में फंस के हो गई थी सर। ठीक है, तो वही कहानी को यहाँ पे हाईलाइट करवाने की कोशिश की गई है और ये जियोग्लिफ अभी तेलंगाना के अंदर मिले थे। तो ये थोड़ी बहुत करंट अफेयर्स के रिलेटेड आपको अपडेट मिलेगी। तो एक जियोग्लिफ क्या है याद रखेगा, तो दे आर सिमिलर टू पेट्रोग्लिफ्स ओनली सर। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी कहानी, आपको नए टेम्पल्स डिस्कवर हुए हैं खास करके कडप्पा डिस्ट्रिक्ट के अंदर सर। ठीक है, तो दक्षिण भारत के अंदर ही एंड मेनली इन द आंध्र तेलंगाना रीजन वी विल कम टू नो अबाउट द टेम्पल्स दैट आर फाउंड। अब देखिए, इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ। ये कर्नाटका रीजन के साथ भी इसके साथ हम लोग जोड़ सकेंगे। इंटरेस्टिंग स्टोरी है अबाउट अ डायनेस्टी कॉल्ड एज कायस्थ डायनेस्टी, है ना। अब देखिए, 13 सेंचुरी में हम लोग दक्षिण भारत में किनको याद करते हैं? हम लोग याद करते हैं काकटियास को, राइट? ओके, हम देखते हैं कि काकटियास वर वेरी पावरफुल डायनेस्टी। काकटियास के द्वारा बहुत सारे टेम्पल्स बनते हैं। रुद्र महादेवी जैसे क्वीन थी, गणपति देव जैसे राजा थे, प्रताप रुद्र जैसे किंग हुआ करते थे, वारंगल से शासन कर रहे थे। वैसे ही आपको एक डायनेस्टी मिलती है जिसका नाम है कायस्थ डायनेस्टी सर। ठीक है ना, कायस्थ। तो यूपीएससी पूछेगा कि कायस्थ डायनेस्टी क्या है। बाय द वे, कायस्थ डायनेस्टी इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिडिवल एरा के अंदर खास करके हम लोग जब देखते हैं तो कायस्थ कम्युनिटी का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ता है। यू माइट बी अवेयर अबाउट द कायस्थास, दे वर एक्चुअली द पीपल रिलेटेड टू द स्क्रिप्टिंग पार्ट, है ना। स्क्रिप्टिंग पार्ट का मतलब है कि प्राचीन भारत में जैसे जैसे लैंड ग्रांट्स मिलने की शुरुआत हुई, वैसे वैसे हमें ये देखने को मिल रहा था कि स्क्रिप्ट राइटिंग का भी बहुत ही इंपॉर्टेंस बढ़ता है, क्योंकि जिनको लैंड्स दी जा रही थी उसकी सब डिटेल, उसकी सब रिकॉर्ड रखने की बहुत आवश्यकता हो गई थी। तो हुआ क्या कि जैसे जैसे नंबर ऑफ लैंड ग्रांट्स देने की प्रक्रिया बढ़ती है, एज एंड व्हेन द नंबर ऑफ लैंड ग्रांट्स गिवर्स वर इंक्रीज्ड, ओके, वी डू कम टू नो, वी डू सी दैट द कायस्थ कम्युनिटी विल कम इनटू द पिक्चर। क्यों? क्योंकि दे वर द वंस हु वाज टू राइट द रिकॉर्ड्स। ओके, शायद तक ये डायनेस्टी उसमें से ही आई होगी, मेनली हम लोग कह सकते हैं सर। ठीक है, तो वी विल फाइंड कि एक जगह है जिसका नाम है पुष्पाचला सर। ठीक है ना, या पुष्पाचल के रूप में आपको मिलेगी। ये जगह का नाम याद रखेगा कि वेर इट इज लोकेटेड, क्योंकि इसमें ही कायस्थ डायनेस्टी के द्वारा वी विल कम टू नो कि इनके द्वारा जो टेम्पल्स बने थे वो बन के आए थे। इनके टेम्पल्स को इंटरेस्टिंगली वी विल सी कि मैकेंजी ने भी हाईलाइट किया है। मैकेंजी अगर आपको याद होगा तो एक बंदा था जिसका नाम था कॉलिन मैकेंजी सर। ठीक है, और ये वो बंदा था जिसने विजयनगर को डिस्कवर किया था, राइट? ओके, मोस्ट प्रोबली ये कडप्पा वाला रीजन है, मतलब आंध्र सॉरी कर्नाटका से सटा हुआ रीजन आपको देखने को मिलता रहेगा। सो देर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि ये मैकेंजी के रिकॉर्ड्स के साथ है। कॉलिन मैकेंजी यानी कि विजयनगर की जिसने डिस्कवर की थी, उसके ऊपर भी सवाल आ सकता है, या मैकेंजी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज, वो भी सवाल आ सकता है। तो देयर कैन बी मेनी बैकवर्ड लिंकेजेस क्वेश्चंस। कहने की बात मेरी ये है कि आपको ये याद रखना है कि बहुत सारे बैकवर्ड लिंकेजेस वाले क्वेश्चंस आपको बन जाएंगे
कुछ नहीं तो कुछ नहीं, पुष्पागिरी करके जगह आपको पूछी जाएगी कि ये कहाँ पे आया हुआ है। सो वन क्वेश्चन कैन बी फॉर्म्ड अबाउट वेयर इज पुष्पागिरी लोकेटेड। सेकेंडरी कडप्पा डिस्ट्रिक्ट से साथ तो जुड़ा जुड़ा नहीं है। सेकंड इज द कायस्थ रूलर्स, ओके, कि ये डायनेस्टी कहाँ से रूल कर रही थी, है ना, नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, ईस्ट इंडिया में, वेस्ट इंडिया में। एक क्वेश्चन ये भी इसके अंदर से बन सकता है। तो प्रोमिनेंट जो भी डिस्कवरीज आपको देखने को मिल रही है ना आज की तारीख के अंदर, उसको आप इस तरह से आइडेंटिफाई करिए। टिल द टाइम यू विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई न्यूज़पेपर के रिपोर्ट्स को या आर्टिकल्स को, तो हमें लगेगा कि सब खोखला है, एवरीथिंग इज काइंड ऑफ लाइक लाइक नो, एक एक बार हमने पढ़ लिया और चले गए, वैसा नहीं होगा। तो कायस डायनेस्टी याद रखेगा, 12th और 13th सेंचुरी के बीच का ये पीरियड है करीबन, आप समझने की कोशिश करिए। 1300 1200 1300 के ट्रांजिशन में आपको ये मिल जाएगी डायनेस्टी। और पुष्पागिरी नाम की जगह है, कडप्पा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको मिलता है सर, ठीक है। तो ये भी हमको क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई ये दक्षिण भारत में है। और इनके कंटेम्प्रेरी कौन हुआ करते थे, तो मोस्ट प्रोबेबली काकटियास निकलने की शुरुआत हो गई थी। इस तरह से हम लोग इनको याद रखेंगे सर, ठीक है। तो एक ये इंपॉर्टेंट बात आपको एंशिएंट इंडिया से दो चीजें मिल रही है सर, ओके। तो आर्किटेक्चर साइट्स तो मुझे लग रहा है, एक तो जियोग्लिफ रिलेटेड आपको कंसेप्ट पूछा जाएगा कि व्हाट इज जियोग्लिफ। इनफैक्ट है ना, ये जियोग्लिफ के साथ एक जगह है जिसका नाम है रुद्रगिरी सर, ठीक है। ये शायद मैंने आपको पहले कराया था कि नहीं कराया था, पर ये जगह याद रखिएगा, रुद्रगिरी इज ऑल्सो लोकेटेड इन मोस्ट प्रोबली साउथ, मतलब तेलंगाना आंध्र वाले रीजन में है। वहां पे भी ये मिल चुका है। दूसरा मैंने आपको पुष्पगिरी बताया सर, ठीक है, पुष्पगिरी करके जगह बताई सर, ओके, जो कायस्थ डायनेस्टी के साथ जुड़ा हुआ है। ये दोनों की दोनों मैच द फॉलोइंग के अंदर आ जाएगी कि कौन सी डायनेस्टी कहां से रूल कर रही थी, प्लेसेस में हमें क्लियर हो जाना चाहिए। अब वहां से एंशिएंट इंडिया की पर्सनालिटीज में चले जाते हैं। पिछले क्लास में एंशिएंट मिडिवल इंडिया की पर्सनालिटीज में मैंने आपको शायद तक पढ़ाया था मीराबाई के बारे में, राइट। हमने मीराबाई की पदावली के बारे में डिस्कस किया था। मीराबाई कैसे रविदास जी बेसिकली मीराबाई उनको अपने गुरु मानते थे, और मीराबाई कृष्ण भक्ति में कैसे तल्लीन हो जाती है, अपने मग्न हो जाती है, राइट। तो हमने मीराबाई के कंटेक्स्ट में चीजें देखी थी और उनकी इंपॉर्टेंस समझने की कोशिश की थी। आज हम लोग पर्सनालिटीज के कंटेक्स्ट में आदि शंकराचार्य को देखेंगे। आदि शंकराचार्य इसके लिए क्योंकि आदि रामानुजाचार्य के ऊपर ऑलरेडी सवाल आ चुका है, आप समझिए सर, ठीक है। तो देयर वाज अ क्वेश्चन इन 2022 प्रीलिम्स जहां पूछा गया था कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर के द्वारा सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू खोला गया है रामानुजाचार्य का, और उसमें ये पूछा गया कि रामानुजाचार्य की टीचिंग्स के बारे में बताइए, यू टेल अस अबाउट द टीचिंग्स ऑफ रामानुजाचार्य। तो द सेम क्वेश्चन कैन वंस अगेन बी रीफ्रेज्ड एंड रिफॉर्म्ड, क्योंकि रिसेंटली जब हम लोग देखते हैं तो मध्य प्रदेश के अंदर वी विल फाइंड कि देयर इज अ स्टैच्यू एट ओमकारेश्वर कॉल्ड अ स्टैच्यू ऑफ वननेस। इसके कंटेक्स्ट में आपको सवाल आ सकता है कि भाई व्हाट इज दिस स्टैच्यू ऑफ वननेस। इनफैक्ट आदि शंकराचार्य का एक स्टैच्यू केदारनाथ के अंदर ऑलरेडी ओपन हो चुका है सर, ठीक है। तो आप चारधाम जब जाएंगे सर, ठीक है, केदारनाथ और बद्रीनाथ, तो वहां ऑलरेडी ओपन हो चुका है। उसकी ओपनिंग 2 साल पहले हुई थी, और वहां पे भी एक ही मतलब बैकवर्ड लिंकेज से सवाल यही आया था कि हु कैन बी आदि शंकराचार्य, वो कौन थे सर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज अबाउट उनकी हिस्टोरिकल कनेक्टिविटी आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट वाज द implications ऑफ आदि शंकराचार्य टीचिंग एंड व्हाई सीन एज अ ग्रेट पर्सनालिटी इन एंशिएंट इंडिया सर, ठीक है। तो स्टैच्यू का नाम है स्टैच्यू ऑफ वननेस, पहले तो ये याद रखना सर, ठीक है। अब ये जो स्टैच्यू ऑफ वननेस है, ये क्यों कहा गया है, क्योंकि आदि शंकराचार्य अगर आप देखिए तो एक ही सिद्धांत के ऊपर बोल के गए थे, और वो कौन सा था, मोनिज्म का सर, ठीक है। मोनिज्म, या उसको अद्वैत कहते हैं। अद्वैत क्यों, क्योंकि भारतीय दर्शन के अंदर, इंडियन फिलॉसफी के अंदर जो उपनिषद में डिस्कशंस हुई है, उसमें दो ही बात के अंदर डिस्कशन हुई है कि आत्मन, यानी कि ये जो इंडिविजुअल सोल है, हम है शायद तक, जिसको आत्मन के रूप में हम कंसीडर कर सकते हैं, और ब्राह्मण, जिसे सुप्रीम कॉन्शियसनेस, सुप्रीम बीइंग के रूप में पहचानते हैं। क्या आत्मन और ब्राह्मण अलग अलग है, या ये दोनों के दोनों एक है सर, ओके। तो इट वॉज आदि शंकराचार्य जिन्होंने कहा कि ब्राह्मण ने ही हमको बनाया है, यानी कि ये जो परम ब्रह्म है, परम तत्व है, परम सत्य भी है ना। शिव भी है, सुंदर भी है, सत्य भी है सर, ठीक है, सत्यम शिवम सुंदरम हम कहते हैं। तो सब कुछ यही है, इन्होंने ही हमको बनाया है, तो ये कण कण में बसते हैं, और ये दोनों के दोनों एक है। उसको मूलतः से एक सादी भाषा में, लेमैन की लैंग्वेज में अद्वैतवाद के रूप में हम लोग कहेंगे, राइट। ये स्टैच्यू का नाम भी स्टैच्यू ऑफ वननेस इसके लिए है। जैसे आप देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टैच्यू, उसको कहते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, राइट। क्यों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहते हैं, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल साहब की कंट्रीब्यूशन इस तरह से है
कि उन्होंने भारत को एक करने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, क्योंकि भारत बहुत सारे रजवाड़ों में बटा हुआ था, मोर देन 550 प्लस प्रिंसली स्टेट्स। ब्रिटिश इंडिया उस टाइम पे विघटित हो चुका था, डिसइंटीग्रेशन होने की पूरी शक्यता थी। तो वल्लभ भाई पटेल वॉज एबल टू कन्विंस द प्रिंसली स्टेट्स और कहा कि भाई देखो आप हमारे साथ जुड़ जाओ। वैसे ही आदि शंकराचार्य का जो दर्शन है वो वननेस है आत्मन ब्राह्मण के कंटेक्स्ट में। इनफैक्ट ये इंडिया को भी एक करता है। अब देखिए कि ये मूर्ति की खासियत पहले आप याद रखिएगा सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। इसमें आदि शंकराचार्य बहुत ही छोटे उम्र के बच्चे के रूप में दिखाए गए हैं, ना कि एक वयस्क पुरुष के रूप में। अब ऐसा क्यों था सर, ओके। तो आदि शंकराचार्य के लिए ऐसा कहा जाता है कि उनका जन्म केलादी में हुआ था। केलादी इज इन केरला, राइट। और बहुत ही यंग एज में उन्होंने संसार छोड़ दिया था, करीबन 10 एक साल की उम्र में। तो जब संसार छोड़ा तो केरला से, दक्षिण भारत से ही इज कमिंग टुवर्ड्स द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। और जब वो ओमकारेश्वर आए थे, ओमकारेश्वर यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर जब आए थे, तो इस दौर में उनकी उम्र 12 साल थी। कितनी थी? 12 इयर्स की थी। इसके लिए उनकी जो पूरी की पूरी मूर्ति भी है, जो स्टैच्यू बनाया गया है, करीबन 100 फीट के आसपास का ये स्टैच्यू है सर, ठीक है। वन ऑफ द बिगेस्ट स्टैच्यूज आपको मिलेगा। ये स्टैच्यूज भी आपको 12 इयर्स की एक चाइल्ड के रूप में मिलेगा सर, अंडरस्टूड दिस पार्ट, ओके। उन्होंने जहां जहां भारत भ्रमण किया वही आज का हम लोग कहते हैं कि कल्चरल इम्प्रिंट छोड़ के गए थे भारत के अंदर, कि भाई दिस इज व्हाट इंडिया ही हैड थॉट अपॉन सर, ठीक है। तो आदि शंकराचार्य को स्टैच्यू ऑफ वननेस के साथ जोड़ते हैं, पहली चीज याद रखना। अद्वैत वेदांता के साथ जोड़ेंगे, ही इज एक्चुअली कॉल्ड एज द अद्वैत वेदांतिक फिलोसफर। वेदांत दर्शन अगर आपको याद होगा तो स्वामी भद्रयान के द्वारा दिया गया था सर, ठीक है। ये ऋषि भद्रयान के द्वारा दिया गया था। भद्रयान यानी कि वेद व्यास खुद थे सर, ओके। और भद्रयान का दर्शन में, वेदांत में उन्होंने कहा था कि वेदों के द्वारा जो ज्ञान मिलता है, उपनिषद के द्वारा जो ज्ञान मिलता है, वही आपको मोक्ष प्राप्ति की तरफ लेके जाते हैं। उसमें आत्मन ब्राह्मण की भी बात की गई थी, पर क्लैरिटी थोड़ी कम थी। स्वामी शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य के पहले उनके एक और गुरु हो चुके थे जिनका नाम था स्वामी गौड़पद, है ना, जो जो बेसिकली मूलतः से एक फिलोसफर थे, एक थिंकर थे। और गौड़पद के द्वारा वी विल सी कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक टेक्स्ट लिखी गई थी सर, है ना, जो जो मूलतः से एक फाउंडेशन का एस्टेब्लिशमेंट करती है मंडूक्य उपनिषद के ऊपर। वो टेक्स्ट का नाम था मंडूक्य करिका। और मंडूक्य करिका का आधार बनाते हुए आदि शंकराचार्य ने कहा कि आत्मन और ब्राह्मण एक है, इसके लिए वो अद्वैत है सर, ठीक है। वो एक है, उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। द्वैत कहने होते हैं आत्मन और ब्राह्मण अलग अलग है। यहाँ आत्मन और ब्राह्मण एक है। अगर आत्मन ब्राह्मण एक है तो वी विल कम टू नो कि उसको अद्वैत कहते हैं। इसके लिए मूर्ति को वननेस के साथ जोड़ते हैं, अद्वैतवाद को सार्थक करती हुई ये मूर्ति है। पहली चीज हमको याद रखनी है। सेकंड, लोकेशन याद रखना है, ओमकारेश्वर। यहां से बैकवर्ड लिंकेजेस बन जाएगी जरूर से। देयर विल बी अ क्वेश्चन ऑन द बैकवर्ड लिंकेजेस अबाउट ओमकारेश्वर। क्यों ओमकारेश्वर? क्योंकि वहां पे एक ज्योतिर्लिंग भी आया हुआ है। तो एक सेपरेट क्वेश्चन यहां से बनेगा। अपन ज्योतिर्लिंग के ऊपर थोड़ी देर के बाद जाएंगे। अपन पहले यहां देख लेते हैं कि आदि शंकराचार्य की कंट्रीब्यूशन क्या है सर, ठीक है। तो आदि शंकराचार्य ने कहा कि भाई अद्वैत वेदांत, आत्मन और ब्राह्मण एक है। प्रॉब्लम यह है कि आत्मन जो है वो माया से घिरा हुआ है। माया का मतलब होता है इल्यूजन से। तो हम जो संसार में चीजें देख रहे हैं वो बड़ी मायावी है, राइट। तो हम जितने माया से घिरे रहेंगे उतनी ही हमको सुप्रीम कॉन्शियसनेस, सुप्रीम बीइंग की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। होता है ना सर। तो मेनी टाइम्स जब हम लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि यही सच्चाई है ना। हम एक टेक्स्ट बुक पढ़ लेते हैं, हमको लगता है वही सच्चाई है। वेरेस रियलिटी इज वेरी डिफरेंट, ओके। सच्चाई तो पीवाईक्यूज है। सच्चाई तो यूपीएससी के एग्जाम में जब बैठोगे तब हमें पता चलता है कि वास्तविकता क्या है। तो आदि शंकराचार्य ने भी यही कहा कि व्यक्ति, इंसान या एक आत्मन के रूप में जो इंडिविजुअल सोल जो है वो माया से घिरा रहता है, उसको लग रहा है यही सच्चाई है। एक्चुअली वो पूरा का पूरा इल्यूजन है सर, ठीक है। तो आदि शंकराचार्य का ये दर्शन है जहां वो कह रहे हैं कि संसार जो है, जो हमें आजू बाजू में दिखता है, ये सब कुछ माया है एक तरह से सर, ठीक है। तो इसको मायावाद के सिद्धांत के रूप में पहचानते हैं। इसको इल्यूजन के रूप में वी विल सी कि आज की तारीख में डिफाइन किया जाता है। तो एक व्यक्ति के रूप में हमको मोक्ष प्राप्ति क्यों नहीं होती है? क्यों हमारे सोल को लिबरेशन नहीं मिलता है? क्योंकि हम पूरा का पूरा माया, अटैचमेंट, डिजायर्स, बॉन्डिंग में जुड़े हुए हैं। और जब तक हम लोग बॉन्डिंग में रहेंगे, वस्तुओं को पकड़ के रखेंगे, तो हमें कभी भी परम ब्रह्म यानी कि जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, सुप्रीम बीइंग है, उसकी एनलाइटनमेंट, उनका एहसास ही नहीं होगा, राइट, ओके। आदि शंकराचार्य ने इसके लिए बहुत उदाहरण भी दिए हुए हैं। आदि शंकराचार्य कहते हैं कि व्यक्ति के पास जब ज्ञान की चक्षु नहीं खुली होती है, उसके पास ज्ञान का अभाव होता है, तो मायावी वस्तुओं को माया के हिसाब से ही देखता है। तो कभी आप अंधेरे में चल रहे हो, पैदल चल रहे हो और आपको
लंबा सा 6-7 फुट का एक टुकड़ा आपको जमीन के ऊपर दिख जाए जो सर्कुलर शेप का हो, शायद तक आप मायावाद के दृष्टिकोण से देखोगे तो आपको लगेगा कि ये कोई सांप का टुकड़ा है, राइट? है ना? आपको लगेगा कि दिस इज एग्जाम्पल ऑफ अ स्नेक एंड यहाँ पे एक सांप पड़ा हुआ है, मुझे उससे दूर जाना चाहिए। पर शायद आपके पास मशाल होगी, आपके पास कोई अग्नि होगी या कोई लाइट का सोर्स होगा, आपने तुरंत ही उसके ऊपर जैसे लाइट थ्रो की, आपको पता चला ये कोई सांप यानी कि स्नेक का कोई टुकड़ा नहीं है, ये तो मोस्ट प्रोबेबली एक हम कह सकते हैं कि रस्सी का टुकड़ा है। इट माइट बी अ पीस ऑफ रोप, राइट? तो वही तो वास्तविकता है, वही तो सच्चाई है। तो आप मायावाद से बाहर निकलिए, ये आदि शंकराचार्य का मानना था सर, ठीक है? तो वो कहते हैं कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ इल्यूजन, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ माया, ब्रह्म इज द अल्टीमेट रियलिटी सर, ठीक है? ब्रह्म इज द अल्टीमेट रियलिटी। तो वो कहते हैं कि यही वास्तविकता है, यही सच्चाई है, राइट? तो जगत मिथ्यम ब्रह्म सत्यम, आपको पूछा जाएगा स्टेटमेंट कि जगत मिथ्यम ब्रह्म सत्यम किसने कहा था? आदि शंकराचार्य के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है। और ये जो पूरा भारत भ्रमण उन्होंने किया, इसके बैकग्राउंड में उन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 4 मठों की स्थापना की, है ना? ये 4 मठ कहाँ-कहाँ पे आए? तो आपको एक श्रृंगेरी में मिलेगा, श्रृंगेरी दक्षिण भारत में, राइट? एक आपको पुरी में मिलता है, पुरी श्रृंगेरी से लेके रामेश्वरम के बीच में उसको कहते हैं, तो श्रृंगेरी रामेश्वरम मठ कहते हैं। तो जो दक्षिण भारत को कवर करता है। एक आपको पुरी में मिलता है, पुरी क्यों? क्योंकि आप समझने की कोशिश करिए कि जगन्नाथ का मुख्य स्थान है वो, राइट? ओके, भगवान जगन्नाथ जी का। वैसा ही अगर आप देखोगे तो आपको गुजरात में द्वारिका के अंदर मिलेगा। सो यू विल फाइंड अ मठ इन द्वारका। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि द्वारका वाज़ अ प्लेस जहाँ कृष्ण नगरी भी हुआ करती थी, राइट? द्वारका के ऊपर हमने पिछले क्लास में भी चर्चा की थी, आप उसके अंदर देख लीजिएगा सर, ओके। इसके सिवा एक मठ आपको बद्रीनाथ के अंदर देखने को मिलता है, व्हिच इज लोकेटेड इन द उत्तराखंड हिली एरियाज, राइट? तो वी विल फाइंड कि 4 मठों की स्थापना भारत के अलग-अलग विस्तार में की। ये 4 मठ की अगर आप ज्योग्राफिकल लोकेशन देखिए, तो ये भी इंडिया को वन करता है, एक करता है। क्यों? क्योंकि इंडिया की कल्चरल जो स्पेस है, उसको डिफाइन किया गया है उस मठों की स्थापना के द्वारा। इनफैक्ट भारत के अंदर आदि शंकराचार्य के द्वारा 10 अलग-अलग संप्रदाय को इकट्ठा किया गया सर, ठीक है? तो उनके संप्रदाय का नाम है दशनामी अखाड़ा या दशनामी, वी विल सी कि जूना संप्रदाय या दशनामी जूना अखाड़ा। ये दशनामी जूना अखाड़ा क्यों? क्योंकि 10 अलग-अलग छोटे-छोटे संप्रदाय हुआ करते थे। जैसे अगर आप देखोगे तो हमें देखने को मिलता है भारत संप्रदाय या भारतीय संप्रदाय, आप देखोगे गिरि संप्रदाय, आप देखोगे तीर्थच संप्रदाय, ये सब अलग-अलग साधुओं का संप्रदाय था। आदि शंकराचार्य ने 10 अलग-अलग संप्रदायों को इकट्ठा किया। तो आपको मैच द फॉलोइंग में आ सकता है कि आदि शंकराचार्य के संप्रदाय का नाम क्या था? तो दशनामी जूना अखाड़ा, दशनामी जूना संप्रदाय या दशनामी संप्रदाय कहते थे। 10 अलग-अलग संप्रदायों का मिक्सचर आपको मिलेगा, राइट? इसके सिवाय इन्होंने ब्रह्म सूत्र लिखी है, गीता के ऊपर कमेंट्री की है, भज गोविंदम स्तोत्र जैसी बुक्स भी आपको देखने को मिलती है आदि शंकराचार्य के द्वारा। और करीबन 32 साल की उम्र में तो उन्होंने मोक्ष प्राप्ति ले ली थी, यानी कि देह छोड़ दिया था, उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। आत्मा उतनी एनलाइटन हो गई, हिज सोल बिकेम सो मच एनलाइटन दैट ही रिनाउंस द वर्ल्ड, ओके। तो हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आदि शंकराचार्य की कंट्रीब्यूशन क्या है। ओमकारेश्वर के साथ में आपको ये भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि इसकी बैकवर्ड लिंकेजेस क्या है, ठीक है? तो याद रखना कि ओमकारेश्वर जो है ये मध्य प्रदेश में आई हुई साइट है, राइट? नर्मदा नदी के किनारे है। इनफैक्ट ये जो स्टैच्यू है, ये स्टैच्यू एक छोटे से टापू में आया हुआ है जिसका नाम है मंधाता आइलैंड, ओके। तो यूपीएससी ने 1-2 दफा क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि भाई अजंता की नदी कहाँ पे आई हुई है ना? अजंता की गुफाएं तो नर्मदा नदी के किनारे है, गोदावरी के किनारे। वैसे तो ओमकारेश्वर में ये जो स्टैच्यू है ये मंधाता टापू के अंदर है। जैसे माजुली के बारे में आपको पता होगा, माजुली में सतरज आए हैं, राइट? बहुत सारे वैष्णवाइट सतरज आपको मिलेंगे। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे भी आपको मिलता है। नर्मदा नदी के बीच में आपको मंधाता टापू देखने को मिलता है, वहां पे ये ओमकारेश्वर के टेम्पल्स भी आपको मिल जाएंगे सर, ठीक है? दूसरी कहानी हमको इसके अंदर से क्लैरिटी होनी चाहिए ज्योतिर्लिंगों के बारे में सर, ठीक है? अब देखिए ओमकारेश्वर टेम्पल जो है, वो तो ज्योतिर्लिंग का एक प्रकार है। वहां पे ही आदि शंकराचार्य भी गए थे सर, ठीक है? एमपी में एक और जगह है जिसका नाम है महाकालेश्वर। तो अगर आपको पता होगा देयर आर 12 ज्योतिर्लिंग्स इन द कंट्री, ओके ना? 12 मेजर ज्योतिर्लिंग्स कहते हैं। और भी है जगह है, मतलब उसके ऊपर एक डिबेट चलती रहती है। तो एमपी में 2 है। एक ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर के ऊपर, दूसरा महाकालेश्वर। महाकालेश्वर बहुत ही प्रोमिनेंट है सर, ठीक है? इन दोनों की जगह आपको क्लियर हो जानी चाहिए। एंड इम्पोर्टेंट ये है कि इनको अहिल्याबाई होलकर के द्वारा काफी पैट्रोनेज भी दिया गया था, जो इंदौर की क्वीन हुआ करती थी।
पिछले बैच में अहिल्याबाई होलकर के बारे में भी हमने पढ़ाई की हुई है। अदर देन दिस गुजरात में आपको सोमनाथ मिलते हैं और नागेश्वर मिल जाता है। नागेश्वर द्वारका के पास आया हुआ है एक ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर इंडस साइड भी मोस्ट प्रोबेबली हुआ करती थी, वही जगह के ऊपर पोर्ट भी था, राइट। इसके ऊपर डिबेट है, कुछ लोग कहते हैं नागेश्वर 12 मुख्य ज्योतिर्लिंग में नहीं भी आ सकता, खैर अभी बाद में डिस्कस करेंगे। आपको केदारनाथ मिलेगा, काशी विश्वनाथ वी विल कम टू नो कि जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में काशी में है और उसको लेके अभी लिटिगेशन भी चल रहा है। ये मंदिर को फिर से रिवाइव किया गया था काशी विश्वनाथ को बाय अहिल्याबाई होलकर हरसेल्फ, जो उसकी फिर से स्थापना करती है आफ्टर औरंगजेब्स अटैक, और उसके बाजू में बनाया गया है। खैर, बाबा बैद्यनाथ धाम, बाबा बैद्यनाथ या बाबा वैद्यनाथ आपको झारखंड के अंदर देखने को मिलता रहता है, तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। तो यूपी और झारखंड में एक है, उत्तराखंड में एक है, गुजरात में 2 कंसीडर करेंगे, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर और गृहनेश्वर सर, ठीक है। ये तीनों के तीनों वी विल सी कि आपको महाराष्ट्र में दिखेंगे। तो कभी-कभी क्या सवाल आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द ज्योतिर्लिंग्स, ओके। तो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि महाराष्ट्र हैज द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ज्योतिर्लिंग। प्रिसाइसली इन महाराष्ट्र वी फाइंड 3 ज्योतिर्लिंग्स, ओके ना। महाराष्ट्र में एक नहीं, दो नहीं, पर कितने हैं, 3-3 ज्योतिर्लिंग मिलते हैं। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाती है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में और रामेश्वरम के अंदर तमिलनाडु में सर, ठीक है। तो टोटल मिला के आपको 12 ज्योतिर्लिंग की पूरी लिस्ट मिलेगी। 2 4 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10 और 2 12 सर, ठीक है। तो टोटल मिला के देयर आर 12 ज्योतिर्लिंग्स एंड इनफैक्ट इनके कंटेक्स्ट में आपको बैकवर्ड लिंकेजेस आ सकती है। अभी मुझे लग रहा है जैसे सोमनाथ टेम्पल के ऊपर आपको एक बार 2021 में सवाल आ गया था कि अल बरूनी ने सोमनाथ टेम्पल के बारे में बताया है इन हिज बुक किताबुल हिंद, क्योंकि जब अटैक किया गया था सोमनाथ के ऊपर, और जो सोमनाथ नाम की बुक जो लिखी गई कन्हैयालाल मुंशी के द्वारा, उसमें भी सोमनाथ की बातें लिखी गई है। खैर, बट ये है महाराष्ट्र में 3 है, उतना याद रखिएगा, मैक्सिमम नंबर सर, ठीक है। फॉलोड बाय 2 ज्योतिर्लिंग्स इन गुजरात, ओके ना। तो अगर आपको मैपिंग करना है, इफ यू वांट टू डू मैपिंग, तो आपको एक खाली थीम आइडिया इसका क्लियर हो जाना चाहिए कि कहाँ-कहाँ पे आए हुए हैं सर, ठीक है। तो महाराष्ट्र में 3 देखने को मिलेंगे यहाँ पे, गुजरात में 2 मिल जाएगा, झारखंड में 1 मिलेगा, यूपी में 1 मिलेगा, उत्तराखंड के अंदर आपको 1 मिल जाएगा सर, ठीक है। आंध्र प्रदेश में 1 मिल जाएगा और तमिलनाडु के अंदर 1 मिलेगा। 1 और 1 2, 3 5, 2 8, 8 और 1 2 3, आपको 11 हो गए सर, ठीक है। और एक मैंने बताया केदारनाथ हो गया, काशी विश्वनाथ हो गया सर, ठीक है, भीमाशंकर, और एमपी में 2 हो गए सर, ठीक है ना। एमपी के 2 भूल गया अभी लिखवाना। तो अभी जो हमने डिस्कस किए, ओमकारेश्वर एंड महाकालेश्वर सर, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना है कि विच आर द प्लेसेस जहां आपको मैक्सिमम ज्योतिर्लिंग्स मिल जाते हैं। तो ये ज्योतिर्लिंग का मैप है, इस तरह से आप अपना नोट्स बनाइएगा, तो इट बिकम्स क्वाइट इजी इन अंडरस्टैंडिंग एज वेल, और आप आराम से उसको समझ भी पाते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। खैर, तो एक ये है टॉपिक ओमकारेश्वर से, और दूसरा टॉपिक मैंने आपको बताने की कोशिश की, द टॉपिक इज मेनली रिलेटेड टू द थीम ऑफ द आदि शंकराचार्य सर, ठीक है। वहां से थोड़ा एक स्टेप आगे चलते हैं और एंशियंट लिटरेचर के ऊपर ही डिस्कस कर रहे हैं, और तमिलनाडु के ऊपर लिटरेचर की पर्सनालिटीज के ऊपर आया है थिरुवल्लावुर का सवाल सर, ठीक है। अब आप समझने की कोशिश करें, थिरुवल्लावुर के कंटेक्स्ट में कंट्रोवर्सी हुई थी। एक्चुअली थिरुवल्लावुर को सैकड़ों बार हमारे भारतीय बजट में भी याद किया गया है। तो अगर आप देखोगे तो इंडिया की मतलब जो अभी प्रेजेंट जो गवर्नमेंट अभी इनकम्बेंट है, मतलब काइंड ऑफ, अभी तो इलेक्शन पोलिंग सीजन है, बट जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारामन जी, शी keeps on highlighting the role of Thiruvallavur in the budgetary speeches. Okay, अगर आप देखोगे बजट की स्पीच में, नॉर्मली जो हमारा एनुअल बजट होता है, इस बार तो क्या इंटरिम बजट की कहानी चल रही थी क्योंकि इलेक्शन ईयर है, पर नॉर्मली इलेक्शन ईयर को छोड़ के बाकी सारे टाइम के ऊपर आपको थिरुवल्लावर को वो बहुत ही कोट करेगी। तो एक सवाल थिरुवल्लावर से आएगा। संगम लिटरेचर 2 बार पिछली बार आ चुका है, चांसेस आर लेस, पर वी शुड नॉट टेक चांसेस कि भाई अगर आ गया तो फिर क्या करेंगे सर, ठीक है। दूसरी कहानी थिरुवल्लावुर के ऊपर पिछले साल, मतलब अभी जो रिसेंटली कंट्रोवर्सी हुई थी, उसमें तमिलनाडु सीएम और गवर्नर्स के बीच में हुई थी। दोनों ने थिरुवल्लावुर का फोटो पब्लिश किया था, बोथ ऑफ देम पब्लिश्ड अ फोटोग्राफ ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर। एक में व्हाइट दिखाया था और एक में ऑरेंज कपड़े पहन के थिरुवल्लावर जू को दिखाया था। तो हम लोग को ये देखना है कि भाई इसके कंटेक्स्ट में क्या सवाल बनेगा। तो सवाल ये तो नहीं बनेगा कि कौन से कपड़े पहनते थे सर, ठीक है ना, तो बड़ा वो हो जाएगा। सवाल खाली संगम पीरियड से, संगम लिटरेचर से, संगम हिस्ट्री से ही बनेगा, राइट, ओके।
तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए अबाउट द संगम्स। ओके, तो 3 संगम के बारे में मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर ऑलरेडी पढ़ा दिया है, क्योंकि थिरुवल्लावुर की कंट्रीब्यूशन यही है कि ही बिलोंग टू द संगम एज। और संगम एज की इंपॉर्टेंस ये है कि संगम एज में जो 3 संगम हुए थे, 3 असेंबली हुई थी, कहाँ-कहाँ पे होती है? तो देयर वर 3 मीटिंग्स ऑफ द संगम पोएट्स, वन एट थेन मदुराई। थेन मदुराई वाज द ओल्ड कैपिटल ऑफ द पंड्या डायनेस्टी। सेकंड वन इज काप्टापुरम या कपड़ापुरम सर, ठीक है, दैट वाज आल्सो वन ऑफ द कैपिटल्स ऑफ द पंड्या डायनेस्टी। एंड द थर्ड वन वाज मदुराई इटसेल्फ। ये तीनों संगम के अंदर बहुत सारे पोएट्स इकट्ठे हुए थे। अगस्त्य ऋषि की अध्यक्षता में जब पहली मीटिंग होती है, और उसके बाद जो वी विल कम टू नो की कंपाइलेशन हुआ, उसमें से तमिल लिटरेचर निकल के आया। अगस्त्य ऋषि की जो साहित्य है उसमें अगथियार करके एक बुक लिखी गई थी, पर वो आज की तारीख में हमें नहीं मिलती है। प्रोमिनेंटली एक और सेंट हुआ करते थे जिनका नाम था थिरुवल्लावुर सर, ठीक है। और थिरुवल्लावुर की कहानी ये है कि उनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम है थिरुकुलार सर, ठीक है। थिरुकुलार, ये थिरुकुलार नाम की जो बुक है, विच इज द ओनली इंपॉर्टेंट सोर्स विच हैज सर्वाइव्ड द 3 संगम्स। याद रखिएगा सर, ठीक है। थिरुवल्लावुर से सवाल क्या आएगा, उनकी बुक के ऊपर से सवाल आएगा। उनकी जो बुक है उसका नाम है थिरुकुरार। थिरुकुलार नाम की बुक है जिसमें ये जो 3 संगम हुआ था ना, 3 संगम मैंने बताया, थेन मदुराई, कपटापुरम और मदुराई के अंदर, इट हैज टेकन प्लेस बिटवीन हंड्रेड्स ऑफ इयर्स। ये 3 संगम से जो सर्वाइवल होने वाली बुक है वो थिरुकुलार थी। और थिरुकुलार नाम की बुक के अंदर हमको एथिक्स, गवर्नेंस, उसके बारे में और भी चीजें पता चलता है। जैसे एक और बुक इसमें से सर्वाइव हुई थी जिसका नाम था टोलकापियम। टोलकापियम अगर आपको पता होगा तो टोलकापियम was written by Tolkappiyar sir, ठीक है। and we will come to know कि both these books along with the संगम का later edition में we will find कि हमें पता चलता है कि इसमें एडिशन हुआ। जैसे we will come to know कि आपको एट्टू टोगई करके एक मेजर वर्क देखने को मिलता है। एट्टू टोगई सर, ठीक है, एट्टू टोगई। या आपको पट्टू करके देखने को मिलता रहेगा, पट्टू, है ना। तो वी विल फाइंड कि देयर आर 18 मेजर वर्क्स, ये 10 प्लस 8 है, टोटल 18 मेजर वर्क्स आपको मिलते हैं। या आपको 18 माइनर वर्क्स देखने को मिलेंगे। माइनर वर्क्स के अंदर पदीनेल किल की है ना, किल की नकाकू सर, ठीक है। तो वी विल फाइंड कि उसकी कंपाइलेशन। अदर देन दिस देयर वर सर्टेन एपिक्स दैट वर रिटन इन द संगम पीरियड। एपिक्स इंक्लूडेड द कॉर्पस ऑफ, वी विल सी कि मनी मेगलाई was written by एलांगो अडिगाल। एंड मनी मेगलाई की ही जो सीक्वल थी, वो सीक्वल लिखी जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, called as Sila, sorry, the first book was Silapadigaram, my bad sir, ठीक है। So the first epic was Silapadigaram। Shilapadigaram Shilapadigaram was written by we will see कि एलांगो अडिगाल। एंड एलांगो अडिगाल के बाद वी विल कम टू नो कि इसकी एक और कंपाइलेशन हुई जिसे हम लोग कहते हैं मनी मेगलई। दिस टू एपिक्स वर वेरी सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ द संगम लिटरेचर सर, ठीक है। ये लेटर ऐड की गई थी। सिलापदिगरम इज अ लव स्टोरी बिटवीन कोवलन एंड माधवी, वेयर कोवलन वाज मैरिड एंड ही गोज टू माधवी। और फिर कोवलन की वाइफ जो होती है वो फिर बदला लेती है एक तरह से, क्योंकि कोवलन को ऑस्ट्रेसाइज किया गया था सोसाइटी के द्वारा। और फिर कोवलन माधवी की फिर जब मैरिज हो गई तो उनमें एक डॉटर हुई जिनका नाम था मनी मेगलई। मनी मेगलई वॉज परस्यूडेड बाय द लोकल रूलर एंड देन फाइनली शी बिकेम अ बुद्धिस्ट नन। वो बुद्धिज्म की तरफ चलेगी, वो बताता है। ये पूरा का पूरा लिटरेचर वी विल सी की संगम पीरियड के अंदर आया था। इनफैक्ट संगम पीरियड से पिछले 2 बार से सवाल आ रहे हैं कंटिन्यूअसली। इस बार थीमेटिक सवाल कम आएंगे, जो भी सवाल आएंगे वो मैच द फॉलोइंग के अंदर आएगा। तो एक तो थिरुवल्लावुर, उनके द्वारा लिखी गई बुक थिरुकुलार आपको क्लियर हो जानी चाहिए। सिलापदिगरम वाज रिटन बाय इलांगो अडिगाल सर, ठीक है, इलांगो अडिगाल। we will find कि मनी मेगलई by सीतालाई सतनर, नो नो नॉट सीतालाई सतनर सर, ठीक है। मनी मेगलई was written by फॉरगॉट द नेम सर, ठीक है। मनी मेगलई आप एक बार देख लीजिएगा, अभी जस्ट मेरे को याद आता है तो मैं आपको बताता हूँ। बट इलांगो अडिगल, सीतालाई सतनर ने नहीं, सीतालाई सतनार ही है सर, ठीक है ना। सीतालाई सतनार, इट इज द करेक्ट नेम सर, ओके। ये मैं कुछ और नाम के ऊपर चला गया था, खैर। तो वी विल फाइंड कि दिस टू बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बुक एपिक्स है तमिल लिटरेचर में, ये भी लेटर पीरियड में ऐड किए गए थे।
लेटर पीरियड में ऐड करने का मतलब ये है कि भाई वो भी बाद में बने थे, और इन सब से पूरा कॉर्पस बना जिसे हम लोग कहते हैं संगम लिटरेचर, राइट। इसमें 18 मेजर वर्क्स में और 18 माइनर वर्क्स के अंदर वी विल फाइंड कि करीबन 3000 से ज्यादा पोएट्री आपको देखने को मिलती है। और इसमें मेन पोएम्स भी लिखी थी, मतलब पुरुषों के द्वारा भी लिखी थी, और वुमेन पोएट्स भी इसमें इंक्लूडेड थे। प्लीज रिमेंबर दिस पार्ट्स, ओके। क्योंकि थिरुवल्लुवर या टोल्कापियम जो थी या टोल्कापियर जो थे वो तो पुरुष थे, मतलब मेन थे, बट देयर वर वुमेन पोएट्स है ना, करीबन 40 से ज्यादा आपको वुमेन पोएट्स भी देखने को मिलती है, जिनके द्वारा ये पदीनेल खिलकिनाकाकू, पट्टम पट्टू और एट्टू टोगई सर है ना, टोटल मिला के 18 मेजर वर्क्स और 18 माइनर वर्क्स का कंपाइलेशन हुआ था सर, ओके। इसके सिवा 2-3 एपिक्स है। 2 एपिक्स में मैंने आपको मणि मेघले और शिलापतिकरम के बारे में बताया। थिरुवल्लुवर की द्वारा जो लिखी गई थिरुकुलार नाम की बुक है ना, इसको ऐसे याद रखिएगा, इट वाज द ओनली एग्जिस्टिंग सोर्स ऑफ द संगम पीरियड सर, ठीक है। ओनली एग्जिस्टिंग क्यों है? क्योंकि बाकी सब है वो बाद में बना है। 3 संगम के अंदर कुछ बचा हुआ था, तीनों संगम के बाद कुछ बचा हुआ था, तो वो यही बचा था, ऐसे याद रखना सर, ठीक है। आफ्टर ऑल द 3 संगम्स, आफ्टर ऑल द 3 संगम, तीनों संगम जब खत्म हो गई, तीनों संगम जब खत्म हो गई, तो तीनों संगम में सैकड़ों किताबें लिखी गई, सैकड़ों साहित्य बन के आया तमिल लिटरेचर में, पर दिस वाज द ओनली एग्जिस्टिंग दैट वाज अवेलेबल। दीस वर लेटर वन, जैसे मणि मेघले है, शिलागदिगरम है, वो बाद में बन के आया था, राइट। टोल्कापियम के द्वारा लिखी गई टोल्कापियर वो भी थोड़ी बाद में आती है, ये भी उनमें से एक एग्जिस्टिंग वर्क का ही पार्ट था, बट थोड़ा लेटर है। एट्टू टोगे पट्टम पट्टू से ही निकल के आया था टोल्कापियम की बुक, टोल्कापियर सर, ठीक है ना, समझे। तो वी विल फाइंड कि हमको ये क्लैरिटी होनी चाहिए, मणि मेघले और शिलापतिगरम भी बाद में ही था, अंडरस्टैंड दिस पार्ट, ओके। तो वी विल कम टू नो कि थिरुवल्लुवर वाज अ सेंट फ्रॉम तमिलनाडु। He was most instrumental in the compilation of the Sangam text called as Thirukular. Thirukular was the only surviving text of the Sangam period, याद रखिएगा। क्योंकि संगम लिटरेचर में बाकी सारी जो मैंने आपको किताबें का टाइटल बताया, जैसे पट्टपट्टू बताया, पट्टपट्टू इज अ कंपाइलेशन ऑफ मल्टीपल पोएट्रीज, ओके। एट्टू टोगई, पदीनेल खिलकनाकाकू सर, ठीक है, दैट्स अ कंपाइलेशन, बहुत बड़ा कंपाइलेशन है, ह्यूज कॉर्पस आपको मिलता रहेगा। इनफैक्ट इनकी थिरुकुलार की जो पूरी की पूरी कंट्रीब्यूशन है थिरुवल्लुवर सेंट की, वो ये भी है क्योंकि कुछ लोग उनको 64वें नैनार मानते हैं। अब 64वें नैनार से सवाल क्या आएगा? तो अगर आपको नैनार संप्रदाय के बारे में पता होगा, भक्ति मूवमेंट के रूप में जो दक्षिण भारत में निकल के आया था तमिलनाडु के अंदर ही, जिनका ये मानना था कि शिवजी ही हमारे परम ब्रह्म है, शिवजी ही हमारे इष्ट देव है, उसमें टोटल 63 नैनार सेंट्स की पूरी हिस्ट्री लिखी गई है। अगर आपको पता होगे, इनिशियली 63 नैनार सेंट्स वर देयर। इनकी पूरी हिस्ट्री को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो तमिल लिटरेचर है उसमें कंपोज किया गया था। एक थी थेवरम सर, ठीक है, जो शिवजी के डेडिकेटेड सॉन्ग्स आपको देखने को मिलते रहते हैं सर, गेटिंग ओपन, ओके। एंड इसके बाद वी विल सी कि अपार, सबंदरार, सुंदरार, मणिकव सागर, इन सब की बायोग्राफी लिखी गई थी। ये बायोग्राफी पेरिया पुराणम नाम की एक बुक में भी आपको मिलेगी सर, ठीक है, पेरिया पुराणम। इसमें ऐसा टोटल ये प्रदर्शित किया गया कि टोटल वी विल फाइंड कि ये जितने भी आपके नैनार सेंट है उनकी 63 नंबर है। अगर 63 है तो थिरुवल्लुवर को ये 64वां नंबर देते हैं। एक्चुअली रियलिटी ये है कि थिरुवल्लुवर वाज वेरी मच अहेड ऑफ द नैनार सेंट्स। क्योंकि नैनारों का संप्रदाय कब बन के आया, आप देखिए, जो भक्ति मूवमेंट तमिलनाडु के अंदर निकल के आता है, पल्लव पीरियड के अंदर निकल के, वो कब निकल के आया था? दैट इमर्ज समवेयर इन द 7th 8th सेंचुरीज है ना, मतलब पल्लवों के ट्रांजिशन में आपको मिलता है। अगर पल्लवों के ट्रांजिशन में मिल रहा है तो पल्लवों का टाइम पीरियड में ये नैनार संत हुआ करते थे, अप्पार, सबंदरार, सुंदरार, मणिकव सागर, मैंने आपको सबको नाम बताया सर, ठीक है। कराईकाल करके एक वुमेन भक्ति सेंट भी हुआ करती थी। उनके कंटेक्स्ट में अगर आप थिरुवल्लुवर को देखो, थिरुवल्लुवर तो बहुत पहले हो गए हैं सर, ठीक है। तो एक्चुअली थिरुवल्लुवर शुड बी कंसीडर्ड एज द फर्स्ट नैनार सेंट, बट देन वी विल फाइंड कि एज पर द लोकल लिटरेरी बिलीफ it is said कि he was the 64th Nainar saint है ना, as per some books, not all books, okay. By the way, whole ethics of Thiruvallavur, which is written in the book Thirukular, is divided on two themes. The theme is called as the Aham and the Puram theme, और अगम एंड द पूरम थीम। अगर आपको पता होगा द थीम ऑफ अहम एंड पूरम,
इट टॉक्स अबाउट द लव एंड द वॉर एथिक्स। ओके, तो ये पूरी की पूरी साहित्य की जो परिभाषा है वो क्या बताती है? वो युद्ध के बारे में बताती है, वो संघर्ष के बारे में बताती है, वो वॉर और एथिक्स के या वॉर की बेसिकली और लव की जो स्टोरीज है उसको एथिकल फॉर्मेट में वर्सेस के रूप में बताने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो हमें उसकी कंटेक्स्ट में नहीं जाना है, बाकी गवर्नर के पावर को लेके और गवर्नर्स कितने राइट होते हैं, कितने प्रिविलेजेस होते हैं इनके हाथ में, क्योंकि तमिलनाडु के अंदर गवर्नर के पावर को लेके, राइट टू समन द असेंबली को लेके, राइट टू सस्पेंड अ सेशन को लेके काफी सारी डिबेट हुई थी पिछले साल। वो थोड़ा पॉलिटी में आप एक बार देख लीजिएगा। आई सजेस्ट, क्योंकि वहां से सवाल पूछने की शक्यता रहेगी कि भाई गवर्नर के पावर कहाँ कहाँ रहते हैं, और सीएम और गवर्नर के बीच में कभी कभी आप देखोगे तो कॉन्फ्लिक्ट भी एट टाइम्स हो जाता है सर। ठीक है, तो हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाउ इट कैन बी रिजॉल्व आउट। खैर, चलते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं अबाउट द नेक्स्ट इवेंट एंड द नेक्स्ट पर्सनालिटी ऑफ मिडिवल इंडिया। मिडिवल इंडिया में पहले देखते हैं बसवेश्वरा के बारे में और केम्पेगौड़ा के बारे में सर। ठीक है ना, देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग है। पिछले साल भी केम्पेगौड़ा जी का सवाल मतलब मेरे को लग रहा था कि बनने की शक्यता थी, पर नहीं बन गया। इस बार सीएपीएफ का जो पेपर हुआ था, ये सीडीएस का या सीएपीएफ का, मैंने यहाँ पे ही आपको सॉल्व भी कराया था, उसमें बासवाचार्य या बसवेश्वरा के बारे में सवाल आ चुका है सर। ठीक है, और वो सवाल बैकवर्ड लिंकेजेस से ही आया था, क्योंकि बासवाचार्य जो वीर शैवा मूवमेंट जिनके द्वारा पॉपुलराइज किया गया और वहां से एक संप्रदाय निकल गया जिसका हम लोग कहते हैं लिंगायतिज्म या लिंगायत संप्रदाय सर। ठीक है, उनके मेन प्रोपाउंडर के रूप में कंसीडर किए गए हैं सर। ठीक है, और इन्हीं के कंटेक्स्ट में आपको यूपीएससी ने इस बार सीएपीएफ के अंदर, मोस्ट प्रोबेबली सीएपीएफ में सवाल आया था या सीडीएस में सवाल आया था। बड़ा टफ सवाल था, जहरीला सवाल था। वो सवाल के साथ भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये पीआईबी में न्यूज कवर हुआ था। न्यूज में कवर ये हुआ था कि कर्नाटका के विधानसभा में, विधानसभा के प्रीमाइसिस में, उसको विधान सौधा कह दे बाय द वे सर। ठीक है, कर्नाटका की विधान सौधा, कर्नाटका की विधानसभा के प्रीमाइसिस के अंदर वी विल सी कि दो स्टैच्यूज का इनॉग्रेशन हुआ था। एक स्टैच्यू थे लॉर्ड बसवेश्वरा की और दूसरी थी नड प्रभु केम्पेगौड़ा की। केम्पेगौड़ा द फाउंडर ऑफ बंगलुरु सिटी, है ना। तो जो ये मैं संस्था के साथ काम कर रहा हूँ, हमारी जो इंस्टीट्यूशन है अन अकेडमी, वो भी बंगलुरु के अंदर ही बेस्ड है, राइट, है ना, और बंगलुरु के अंदर बेस्ड है। तो केम्पेगौड़ा इज सीन एज द फाउंडर ऑफ द बेंगलुरु सर। ठीक है, तो बंगलुरु जो शहर है, केम्पेगौड़ा कौन थे उससे भी सवाल आ सकता है उनके ऊपर। पहले थोड़ी बसवेश्वरा के बारे में देख लेते हैं कि व्हाट हैज बीन द स्टोरी एंड द हिस्ट्री सर। ओके, तो याद रखना कि बसवेश्वरा की कंट्रीब्यूशन ये है कि ही बिलोंग टू द कालाचारी डायनेस्टी। कालाचारी या कल्याणी चालुक्यस, अगर आपको याद होगा तो कल्याणी चालुक्यस वाज एक्चुअली अ डायनेस्टी that was ruling in the 11th-12th century at a place in Kalyani which is located in Karnataka। ये कल्याणी चालुक्यस को ही कालाचरी भी कहते हैं। आपको पूछा जा सकता है कि वेर इट इज लोकेटेड और इसकी खासियत क्या है। तो लॉर्ड बसवेश्वरा करीबन 12वीं शताब्दी में थे, मतलब आप पकड़ के चलिए कि 1150s और 1170s 80s का ट्रांजिशन पीरियड देखेगा सर। ठीक है, इनको दूसरे नाम से भी कभी कभी पहचानते हैं, बासवाचार्य के रूप में भी पहचानते हैं। ही इज कॉल्ड एज बासवाचार्य। बासवाचार्य इसके लिए क्योंकि आचार्य के रूप में भी इनको टाइटल दिया गया है, या बसवेश्वरा के रूप में भी इनको टाइटल दिया गया है। कभी कभी इनको भक्त भंडारी भी कहते हैं सर। ठीक है, भक्ति भंडारी का मतलब इसके लिए क्योंकि ही वॉज सो मच इमर्स इनटू द भक्ति ऑफ शिवा, है ना, इन द फॉर्म ऑफ द ईष्ट देव। तो ही इज सीन एज अ भक्त भंडारी एज वेल सर। गेटिंग ऑन पॉइंट। ओके, अब ही वॉज इनिशियली मोर ऑफ अ सोशल रिफॉर्मर। सोशल रिफॉर्मर क्यों? क्योंकि जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था वुमेन के लिए, सोशल डिस्क्रिमिनेशन था, हाई कास्ट लो कास्ट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे और बाकी सारे मुद्दों के ऊपर उन्हें लगा कि मुझे आवाज उठानी चाहिए, तो ही स्टार्टेड रेजिंग द वॉइसेस। ओके, और वहां से ही उनकी जो सोशल रिफॉर्म्स के जो ट्रेडिशंस है वो निकल के आए, राइट। तो उन्होंने क्या किया कि एक संस्था बनाई जिसका नाम था अनुभव मंडप। अनुभव मंडप नाम देखिए, याद रखिएगा। जैसे कल्याण मंडप के ऊपर आपको 2 साल पहले सवाल आया था कि कल्याण मंडप किसने बनाया था सर, वो विजयनगर डायनेस्टी की खासियत आपको मिलती रहती है। वैसे यहाँ पे ही आपको एक संस्था देखने को मिलती है जिसका नाम है अनुभव मंडप या अनुभव मंडप या मंडप ही कहेंगे अपन सर। ठीक है, ये एक ऐसा असेंबली हॉल था जहां उन्होंने कहा कि आई विल एक्सेप्ट ऑल द पीपल फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट बैकग्राउंड, irrespective of your caste or irrespective of your race or gender,
I will not discriminate and I'll listen to your queries, क्योंकि he was a minister in the court of the Kalacharis, yeah, the Kalyani Chalukyas. Okay, so being a minister into the court of a kingdom, he was quite influential as well. So he started social reforms. So once he was doing social reforms, he became more spiritually involved. Okay, spiritually more enlightened as well, and this is how he started preaching the idea of Parama Advaita, Shiva Advaita, that is Shiva is the Param Tattva for me and Shiva resides in each and every one of us. So that signifies the fact कि भाई हम में ही शिव है, शिव ही हम हैं सर, ठीक है। तो हम कहते हैं ना कि जैसे रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि यत्र जीव तत्र शिव, कि जहां जहां जीव है वहां वहां शिव है। तो ये भी एक तरह की परम तत्व के रूप में शिव को मानते हैं और शिव अद्वैत के दर्शन को मानते हैं। बाय द वे, आदि शंकराचार्य के बारे में हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे। आदि शंकराचार्य की भक्ति जो है वो निर्गुण भक्ति है, ये याद रखिएगा सर, ठीक है। आदि शंकराचार्य जो है वो कोई भगवान की या जो ब्रह्म की जो परिभाषा है उसमें निर्गुण ब्रह्म को ज्यादा तवज्जो देते हैं, ज्यादा हाईलाइट करते हैं। और वो यही कहते हैं कि ज्ञान मार्गी बनिए, वेदों से ज्ञान लीजिए और वेदों से ज्ञान लेने के बाद, उपनिषद से ज्ञान लेने के बाद अल्टीमेटली आप अपनी माया से दूर हो जाइए और मोक्ष प्राप्ति कीजिए। तो निर्गुण ब्रह्म की बात करेंगे, राइट। ओके, वो कहेंगे कि निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण गॉड की बात करेंगे इनडायरेक्टली। बट हम लोग जब इनकी देखते हैं, बासवेश्वरा की या बासवाचार्य की, वो सोशल रिफॉर्म्स करते करते जब रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से गए, शैवाइट मूवमेंट के अंदर ट्रांजिशन हुए और उनके द्वारा वीर शैवा करके एक मूवमेंट चलाया गया, तो वो कहते हैं कि शिव ही अद्वैत है हमारे लिए। शिवा इज द परम ब्रह्मा, शिवा इज द परम, दैट इज द अल्टीमेट रियलिटी सर, ठीक है। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस ही वाज सीन एज अ शैवाइट रिफॉर्मर। समझे कि नहीं समझे? आपको पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से भक्ति संत जो है वो शैविज्म की तरफ ड्रिफ्टेड थे, तो जैसे रामानुजाचार्य है, माधवाचार्य है, निम्रकाचार्य है, वल्लभाचार्य है, चैतन्य महाप्रभु है, ये सब के सब वैष्णवाइट थे। वैष्णवाइट का मतलब है कि विष्णु जी को परम ब्रह्म के रूप में मानते थे, अलग अलग अवतारों के साथ। ओके, बट जब हम लोग इनको देखते हैं, खास करके बासवाचार्य को, तो हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि इट इज बासवाचार्य हु प्रीच्ड द परम ब्रह्म ट्रेडिशन इन द फॉर्म ऑफ शैवाइट्स। गेटिंग ऑन पॉइंट? ओके, तो उनकी दर्शन जो है उसे हम लोग कहते हैं शिव अद्वैत की दर्शन। यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है शिव अद्वैत। ओके, शिव अद्वैत का मतलब है कि वो शिव को ही अद्वैत मानते हैं। अल्टीमेट रियलिटी इज शिवा इन एन अद्वैत फॉर्म सर, ठीक है ना। तो शिव और हम एक ही है। इसके लिए हमारी और शिव की अगर एक ही परिभाषा है तो हमें कभी भी अग्निदाह देने की आवश्यकता नहीं है। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस ही बिलीव्ड इन शिवा। ही सेड कि द शिवा हैज क्रिएटेड दिस यूनिवर्स, there is no point of cremating the human body because we are actually merging into the Shiva after our death. Okay, तो हमारा जब संसार में शरीर का मोह जब छूट जाता है तो हमारा जो शरीर है उसको आपको जमीन में दफना देना चाहिए सर, ठीक है। क्यों? क्योंकि शिव जी के द्वारा हमारा हमारा और शिव के बीच में मिलन हो जाएगा। तो ये जो एक तरह का डिटैचमेंट हुआ है, हमको अलग लग रहा है, वो अलग नहीं हो जाएगा, वो एक हो जाएगा। इसके लिए वो शिव अद्वैत की दर्शन है सर, ठीक है। इनफैक्ट उनका ये मानना है कि हमें कोई भी प्रकार की बाह्य आडंबर नहीं करनी चाहिए, कोई भी प्रकार की रिचुअल्स नहीं करनी। हमको शिव जी को मानना है और शिव जी को लिंग के रूप में पूजना है, शिवलिंग, क्योंकि दैट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ओरिजिन एज वेल, है ना। हमारा ओरिजिन आप देखिए तो किससे जुड़ा हुआ है? हमारा ओरिजिन जुड़ा ही हुआ है शिवलिंग के साथ। ओके, सो लॉर्ड बासवाचार्य ये बताते हैं कि इट इज द शिवलिंगा दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओरिजिन पोर्शंस। ओके, और हमारी ओरिजिन उनके कंटेक्स्ट में उनके साथ जुड़ी हुई है। तो हमें वी विल सी कि शिवलिंग को अल्टीमेटली गले में रखना चाहिए, मतलब एक ताबीज हम कह सकते हैं कि एक लॉकेट के रूप में हमें उसको बांधना चाहिए, माथे के ऊपर विभूति लगानी चाहिए और उनकी ही पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा मतलब उन्हीं का ही नाम लेना चाहिए। तो बासवाचार्य की टीचिंग्स में ओपन फॉर ऑल है, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कास्ट हायरार्की के अगेंस्ट में वो बोलते थे, अनटचेबिलिटी के विरुद्ध में भी बोले हैं। और खासियत ये रही है कि उनका ये मानना था कि शिव अद्वैत पाने के लिए, क्योंकि शिव को रियलाइज करवाना बहुत टफ है, तो आपको गुरु को मानना चाहिए। गुरु को नहीं मानते हो तो हमारा जो मूवमेंट है, उनका मूवमेंट का नाम था वीर शैवा मूवमेंट। ओके, बाय द वे, वीर शैवा मूवमेंट, ओके, ये याद रखेगा। वीर शैवा मूवमेंट के अंदर एक स्पेसिफिक क्लास ऑफ प्रीस्ट जुड़े हुए हैं, उनको फॉलो करो सर, ठीक है। तो देर इज अ ट्रिनिटी ऑफ थ्री इंस्टीट्यूशन called as Jangamas, the Guru and the Shiva.
ये पूछा जाएगा आपको। जंगमास या जंगम, गुरु और शिव। शिव को मतलब है कि शिव का बताया रास्ता। गुरु क्यों? क्योंकि गुरु बासवाचार्य और बेसिकली जो भी और भी गुरु सेंट्स हुए हैं और जो प्रीस्ट है वीर शैव आंदोलन के साथ जुड़े हैं। प्रीस्ट यानी कि जो स्पेसिफिक क्लास ऑफ पीपल है जो ये वीर शैव मूवमेंट को चला रहे हैं, उसको पॉपुलराइज कर रहे हैं, उनके बताए रास्ते के ऊपर चलोगे ना तो आपको शिव जी का एहसास होगा परम ब्रह्म के रूप में सर। ठीक है, ये गले में शिवलिंग बांध के चलते थे, शिव का ही नाम बोलते रहते थे, शिव का ही नाम जपते थे। इसके लिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये संप्रदाय निकल गया है जिसका नाम है लिंगायतवाद या लिंगायतिज्म, या इसी को ही आज की तारीख में लिंगायत संप्रदाय कहते हैं। तो कर्नाटका में लिंगायत कम्युनिटी काफी बड़ी इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी के रूप में आपको मिलेगी। बहुत आपको करोड़ों फॉलोअर्स मिलेंगे जो लिंगायत समुदाय के साथ जुड़े हुए हैं, और उनकी सिग्निफिकेंस ये है कि दे बिलीव इनटू दिस आइडिया ऑफ बासवाचार्य सर। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग कहानी है, इनके टीचिंग्स के जो पूरा लिटरेचर का कंपाइलेशन हुआ है उसको कहते हैं वचन लिटरेचर। प्लीज रिमेंबर दिस पार्ट, इट इज कॉल्ड एज द वचन लिटरेचर सर। ओके, तो उनके साहित्य को वचन साहित्य के रूप में भी कंसीडर करते हैं। सेकेंडली, सोशल रिफॉर्मर्स में अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट में इनफैक्ट उनका ये मानना था कि हमें ये वेदा और पुराणों की अथॉरिटी भी नहीं माननी चाहिए, और इनकी फॉलोअर्स में बहुत सारे मैन वुमेन हुआ करते थे। प्रोमिनेंटली एक वुमेन हुआ करती थी जिनका नाम था अक्का महादेवी सर। ठीक है ना, ये पूछा जाएगा कि हु वाज दिस लेडी और इनका किसके साथ वो रिलेशन था, क्योंकि कभी कभी मैच द फॉलोइंग में आता है कि अंडाल भक्ति सेंट में नैनारों के साथ जुड़ी हुई थी कि अलवर के साथ जुड़ी हुई थी। मीराबाई वैष्णवाइट थी कि शैवाइट थी, राइट है ना। कराईकाल शैवाइट थी कि वैष्णवाइट थी या कोई और संप्रदाय के साथ जुड़ी हुई थी। वैसे ही अक्का महादेवी किसके साथ थी? वीरशैव मूवमेंट के साथ थी सर। गेटिंग ऑन पॉइंट? ओके, इंटरेस्टिंगली ये सब के सब उनके फॉलोअर्स बने और ये बहुत ही पॉपुलर हुआ। अब देखिए लिंगायतिज्म जैसे निकल के आया ना, इंटरेस्टिंग कहानी बता रहा हूँ। ऐसा मानते हैं कि बासवाचार्य वाज नॉट द फर्स्ट आचार्य। along with बासवाचार्य there was 5 आचार्यस, 5 आचार्य थे सर। गेटिंग ऑन पॉइंट? ओके, along with बासवाचार्य, सुनिए मेरी बात, along with बासवाचार्य there were 5 आचार्यस, there were 5 आचार्यस। ओके, ये 5 के 5 आचार्यस थे। इनका नाम है दरुकाचार्य, रेणुकाचार्य, एकरामा, पंडित अध्राय और इसके साथ विश्वेश्वर। ये पांचों के पांचों आचार्य दे वर द कोर फाउंडर्स ऑफ द लिंगायतिज्म। एंड देन वी विल सी कि बासवाचार्य इज आल्सो एडेड, है ना। तो सीडीएस में शायद तक ये सवाल आया था कि बासवाचार्य के सिवाय लिंगायतिज्म आल्सो बिलीव्स इनटू द 5 आचार्यस, है ना। तो ऐसे सवाल आते रहते हैं। इनफैक्ट बासवाचार्य ने अपने रूल्स को कंपाइल किया था। वो अष्ट रूल्स थे, देयर वर 8 रूल्स रिलेटेड टू द फॉलोइंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ द संघ। तो कुछ अष्ट नियम था उसके साथ, एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग। वचन लिटरेचर के बारे में मैंने आपको बताया, और बासवाचार्य के बारे में शायद तक एक और सवाल जो आ सकता है वो है उनकी लिटरेचर सर, है ना। क्योंकि बासवाचार्य के ऊपर एक पूरी बायोग्राफी लिखी गई है, एक ऑथर है जिनका नाम है हरिहर सर। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि हु वाज हरिहर, उनकी कंट्रीब्यूशन क्या थी। बड़ा टफ क्वेश्चन इस बार आ गया था सीडीएस के अंदर, शायद तक कभी समय मिलता है तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी तो क्या हमारा लेक्चर का फ्लो आगे पीछे हो जाएगा, बट आप देखिएगा उसको। मोस्ट प्रॉब्ली मुझे याद है ये सवाल सीडीएस में ही आया था या सीएपीएफ के अंदर आया था, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, या जियो साइंटिस्ट में। पर ये पिछले मैंने एक आध महीने पहले ही इसके सवाल कराए थे यही चैनल के ऊपर, अनस्टॉपेबल्स के ऊपर ही, एंड उसमें ही बासवाचार्य के कंटेक्स्ट में आया था। खैर, तो एक तो बासवाचार्य से सवाल आएगा, दूसरा केम्पेगौड़ा से आएगा। कुछ नहीं आएगा केम्पेगौड़ा से, अगर तो विजयनगर से आ सकता है, क्योंकि केम्पेगौड़ा साहब जो है जब उन्होंने बंगलुरु की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य जो था हम्पी में शासन कर रहा था, राइट। तो बैकवर्ड लिंकेजेस से देयर कैन बी अ क्वेश्चन ऑन विजयनगर एज वेल। तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि वो केम्पेगौड़ा। सेकंड क्वेश्चन, इन एस्टेब्लिशिंग ऑफ बंगलुरु और बेंगलुरु, जो आज की तारीख में हम लोग कहते हैं जो शहर के रूप में, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। थर्डली, विजयनगर को बेसिकली कैसे कमजोर किया गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि विजयनगर से सवाल ये आएगा क्योंकि केम्पेगौड़ा बेंगलुरु से इंडिपेंडेंट धीरे धीरे होके, या विजयनगर से धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होके एक अलग से अपना स्टेट की जो फाउंडेशन करते हो उसके कंटेक्स्ट में भी सवाल आने की शक्यता है सर। ठीक है, तो याद रखना कि केम्पेगौड़ा बिलोंग टू द वोकलिंगास कम्युनिटी। देखो, एक है लिंगायत, एक है वोकलिंगा, है ना। बाय द वे कम्युनिटी से सवाल आ सकता है, कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, तो एक बार देख लीजिएगा सर। ठीक है,
He was more of a feudal lord under the Vijayanagar Empire. He founded the city of Bengaluru in the 1530s. Interestingly, इस पीरियड में विजयनगर के अंदर कौन रूल कर रहा था, ये सवाल आएगा। तो बहुत लोगों को लग रहा होगा कि 1530 में कृष्णदेव राय थे, पर यह स्टेटमेंट गलत है। कृष्णदेव राय बहुत ही मजबूत शासक थे। वो अपने नीचे आने वाले जो सामंत थे, उनको कभी भी फ्रीडम और ऑटोनॉमी देने में नहीं मानते थे। उनका यह मानना था कि सामंत जितने भी है, मेरे जितने भी नायक है, ये सब मेरे अंडर में रहेंगे। मेरे जितने भी मंडलेश्वर है, वो सब मेरे अंडर में रहेंगे। जितने भी फ्यूडल लॉर्ड से प्रोविंशियल गवर्नर है, वो मेरे अंडर में रहेंगे। मैं कहूंगा तो मुझे ट्रिब्यूट देने आएंगे, मैं कहूंगा मुझे रेवेन्यू देंगे, मैं कहूंगा मेरे पास बंदे भेजेंगे अगर मुझे सेना लेके कहीं पे युद्ध करने जाना हो। इसी को ही नयनकारा सिस्टम कहते हैं। Basically, Kempegoda was one of the Nayaks. Nayaks was actually a term which is used for the local ruler and also the governor of the Vijayanagar administration. विजयनगर की पूरी प्रशासनिक ढांचा है, यानी कि जो पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उसमें ये नायक्स की बहुत ही आपको इंपॉर्टेंस देखने को मिलती है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम केम्पेगौड़ा भी उनमें से ही थे। कृष्णदेव राय की जो मजबूत पकड़ थी, इसके कारण केम्पेगौड़ा ऑब्वियस है कि इंडिपेंडेंस उस टाइम पे तो नहीं ले पाए, पर कृष्णदेव राय की मृत्यु हो गई 1529 के अंदर सर। ओके, यहां से सवाल यह आएगा कि कृष्णदेव राय कब थे, तो वो थे 1509 से लेके 1529 तक। ये वही टाइम है जब बाबर नॉर्थ इंडिया में आ चुका है। 1526 में उसने बैटल ऑफ पानीपत किया था। एंड इसके टाइम पे ही वी विल सी कि केम्पेगौड़ा साहब ने बंगलुरु की स्थापना की थी इस दौर के अंदर, है ना, याद रखिएगा। तो विजयनगर से बैकवर्ड लिंकेज आएंगे। आपको एक जगह है देखने को मिलती है दसरहल्ली। एक्चुअली हल्ली इज अ वेरी कॉमन टर्म और अ सफिक्स टर्म इन दी कन्नड़ा लैंग्वेज। ओके, तो आप बेंगलुरु सिटी में चले जाओगे तो आपको बहुत हल्ली वाले सबब्स देखने को मिलेंगे, विलेजेस आपको मिलेंगे। आज तो बैंगलोर सिटी का टाइम पार्ट बन गया है सर, ठीक है। तो नयनकारा सिस्टम के साथ आपको पूछा जा सकता है। दूसरा, विजयनगर से एक सिस्टम आई है जिसका नाम है अयगर सिस्टम। मैंने आपको पिछले साल भी ये करंट अफेयर्स में करवाया था, क्योंकि पिछले साल बेंगलुरु एयरपोर्ट के ऊपर इनकी स्टैच्यू का इनॉग्रेशन हुआ। अब पार्लियामेंट के अंदर विधान सौधा के प्रेमाइसिस में आपको मिल जाएगा। अयगर सिस्टम इज सिमिलर टू दी यजमान सिस्टम, जो नॉर्थ इंडिया में चलती थी। यजमानी या जजमानी सिस्टम कहते हैं, या महाराष्ट्र में उसको कहते थे बलूतेदार सिस्टम। तो गांव में जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, जैसे आप देखिए कोई माली है, कोई वॉशरमैन है, कोई धोबी का काम कर रहा है, कोई मोची है सर, ठीक है ना, कोई लुहार है, राइट, जो आयरन मैन है, कोई कारपेंट्री का काम कर रहा है, कोई नाई है, कोई बार्बरी का काम कर रहा है। सो देर आर सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल विच आर प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक क्लास ऑफ सर्विसेज इन द विलेजेस। तो वो जो स्पेसिफिक क्लास ऑफ पीपल है, उनको अयगार सिस्टम के अंदर कवर किया जाता है। तो गांव वाले क्या कहते हैं कि उनकी सर्विसेज पूरे साल लेते हैं। कोई, जैसे आप देखिए, कोई नाई होगा, बार्बर होगा, तो बार्बर की सर्विस दे विल बी टेकिंग थ्रू आउट द ईयर। आफ्टर टेकिंग द सर्विस फ्रॉम द बार्बर, वॉट एवर रेवेन्यू, उसको थोड़ा बहुत फीस तो देनी पड़ेगी। आप आज की तारीख में कहीं बार्बर के शॉप में जाओगे तो यू आर सपोज टू गिव हिम द रेम्यूनरेशन। ओके, जहां सलून में गए, पार्लर में गए, उस टाइम पे तो उनको एगारो के रूप में कहा जाता था। उनके लिए अलग से लैंड अलॉट की जाती थी इन द विलेज, कि वो लैंड की जो रेवेन्यू है, ये सर्विस प्रोवाइडर्स की फीस के रूप में उनको कंपनसेट की जाती थी, उनके चार्जेस के रूप में हो, या उनकी जो भी प्रोफेशनल सर्विसेज की जो ड्यूटीज है उसके रूप में सर, ठीक है। तो ये अयगार सिस्टम है, याद रखिएगा सर, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, तो अयगार्स वर एक्चुअली द we can say the people, they were given a land grant, okay, and they were given under the land grant they were given allotment of grains। and अयगार्स टोटल 12 हुआ करते थे। 12 कौन थे? तो दे वर डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स, है ना। कोई पुरोहित था, कोई ब्लैक स्मिथ था, कोई गोल्ड स्मिथ था, कोई कारपेंटर था, कोई पॉटर था, कोई वॉशरमैन था, कोई बार्बर था, कोई शू मेकर था, मैंने बताया कॉबलर है सर, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के अयगारों की कहानी आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि क्या हुआ करती थी, क्या है। तो एक ये कंटेक्स्ट आपको पर्सनालिटीज के अंडर में आपको मिलता रहेगा सर, ठीक है। ये पर्सनालिटीज के कंटिन्यूएशन में ही मैं एक बार पहले आपको करवा देता हूँ, जो करंट अफेयर्स के साथ जुड़ा हुआ, मॉडर्न हिस्ट्री के साथ जुड़े हुए पर्सनालिटीज है, उनको देख लेते हैं, या थोड़ी बहुत डिबेट, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर एक और सेशन अपन लेने वाले हैं सर, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू इज सी द पर्सनालिटी। एक लास्ट पर्सनालिटी देख लेते हैं अवध के कंटेक्स्ट में, क्योंकि अवध के कंटेक्स्ट में पर्सनालिटी बड़े इंटरेस्टिंग आए थे। आर्टिकल आया था अवध के कंटेक्स्ट में, रिमेंबरिंग अ लॉन्ग फॉरगेटन हीरोज, ठीक है। अभी पर्सनालिटीज कर रहे हैं तो पर्सनालिटीज को ही फोकस करेंगे। खैर, रिमेंबरिंग अ लॉन्ग फॉरगेटन हीरो का मतलब यह है कि एक हीरो को हम लोग याद कर रहे हैं। आर्टिकल में ये था, और अवध के राजा वाजिद अली शाह के बारे में था।
वाजिद अली शाह के बारे में सर। ठीक है, अब देखिए वाजिद अली शाह की इंपॉर्टेंस क्यों है हमारे लिए, क्योंकि वाजिद अली शाह एक ऐसे पर्सनालिटी है जिनके कंटेक्स्ट में हम जितना कम बात करेंगे उतनी, मतलब जितना ज्यादा बात करेंगे उतनी कम पड़ेगी। उनके स्टेट को डलहौजी ने 1856 में एनेक्स कर दिया था अंडर दी मिस गवर्नेंस मॉल एडमिनिस्ट्रेशन, कि भाई तुम अपना शासन नहीं चला पा रहे हो, अपने स्टेट को अच्छी तरह से मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, इसके लिए मैं तुम्हारे स्टेट की जो एनेक्सेशन है वो कर देता हूँ। ये डलहौजी का बेसिकली मानना था। तो उसके बाद 1856 में वो सेंट टू कलकत्ता, और जैसे ही उनको कलकत्ता भेजा 1 साल के अंदर अवध में विद्रोह हो गया। तो इनकी बेगम थी, अगर आपको नाम पता होगा, बेगम हजरत महल, जिन्होंने 1857 के रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया था अवध से, वो इन्हीं के ही रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी। तो इनके ऊपर आर्टिकल आया था, थोड़ा अवध के कंटेक्स्ट में देख लेते हैं। पहली कहानी तो हमको अवध की हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि अवध कब इंडिपेंडेंट हुआ था सर। ठीक है, तो अवध अगर आपको पता होगा तो 1720 के दशक के अंदर एक सेपरेट स्टेट बन के निकल के आ गया। कैसे निकल के आया, तो लेटर मुगल राजा हुआ करता था रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, और मोहम्मद शाह रंगीला बहुत ही कमजोर राजा था। उसी के दौर के अंदर वी विल कम टू नो कि इसके जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे, इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया। तो इसी का ही एक गवर्नर था जिसका नाम था बुरहान उल मुल्क। क्या नाम था? बुरहान उल मुल्क सादत अली खान। क्या नाम था? बुरहान उल मुल्क सादत अली खान। और बुरहान उल मुल्क सादत अली खान ने अपने आप को इंडिपेंडेंट किया, कहा कि भाई देखो हमें तो तुम्हारे साथ नहीं रहना, हम अलग से अवध स्टेट की स्थापना करते हैं। तो नॉमिनली वो मुगलों के साथ थे, बाकी इंडिपेंडेंट हो गए। उसके बाद 1850s तक आते आते अवध को अंग्रेजों ने सब्सिडरी अलायंस और अलग अलग क्या कह सकते हैं कि हथकंडे अपना के उनको खत्म किया। जैसे 1760s में बक्सर की लड़ाई जब हुई, तो अवध का नवाब था शुजा-उद-दौला, और शुजा-उद-दौला को सब्सिडरी अलाय इनडायरेक्टली इलाहाबाद की ट्रीटी के बाद लपेटे में ले लिया गया। 1801 तक आते आते वेलेस्ली ने उनके साथ एक और सब्सिडरी अलायंस किया, ऑफिशियल सब्सिडरी अलायंस किया, क्योंकि इसके पहले सब्सिडरी अलायंस सब यूज नहीं होता था। एंड अवध बिकेम अ सब्सिडरी ऑफ द ब्रिटिश इन 1801 ऑफिशियली। 1799 में भी एक बार ट्राई किया गया था। इसके बाद 1856 तक आते थे, अवध के आखिर के नवाब थे वाजिद अली शाह साहब। इनके ऊपर आरोप लगा गया कि भाई देखो तुम नहीं चला पा रहे हो अपने स्टेट को, मिस गवर्नेंस है, इसके लिए तुमको खत्म कर देंगे सर। ठीक है, तो ये पूरी हिस्ट्री आपकी अवध की लिंकेजेस के साथ ही। दूसरा सवाल आपको जो आ सकता है वो वाजिद अली शाह के साथ आ सकता है कि ये कौन थे सर। ओके, तो इनके बारे में कहते हैं कि सीन एज द लास्ट नवाब ऑफ अवध, अवध के सबसे आखिर के नवाब यही हुआ करते थे। इनका एडमिनिस्ट्रेशन में कोई गोल था नहीं, क्यों नहीं था उसके पीछे के कारण है क्योंकि ब्रिटिश हैड एक्चुअली टेकन ओवर ऑल द राइट्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन सर। ओके, अंग्रेज जब सत्ता में आए जैसे जैसे करके उन्होंने अवध के हाथ से सब कुछ अधिकार छीन लिया। अगर अधिकार ही छीन लिया गया तो फिर अवध का राजा क्या करेगा बेचारा सर। ठीक है, तो वही कहानी आपको अवध के कंटेक्स्ट में आपको मिलेगी। तो पहली चीज तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि वाजिद अली शाह क्यों नहीं कुछ कर पाया, उसके स्टेट का एनेक्सेशन हो गया, उसके पीछे का कारण ही ये था कि वाजिद अली शाह से सत्ता खत्म कर दी गई थी। 1801 में अवध जब सब्सिडरी अलायंस बनाया, या उसके भी पहले 1764 में जब बैटल ऑफ बक्सर हुई, और उसके बाद 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन की गई, रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया जाता है, शुजा-उद-दौला अवध का नवाब था, उसकी ऑटोनॉमी ऑलमोस्ट खत्म कर दी गई थी सर। ओके, पैसे लिए गए थे, रेवेन्यू खत्म कर दी गई थी, है ना, मुगल बादशाह को वहां इलाहाबाद में बिठा दिया गया था, अवध की टेरिटरी खत्म करवा दी गई थी ब्रिटिश के द्वारा। तो वाजिद अली शाह वॉज जस्ट नॉमिनल किंग, नेम से किंग था, बाकी सब कुछ ब्रिटिश के हाथ में ही था। तो वाजिद अली शाह के पास कोई ऑप्शन था नहीं था, वो म्यूजिक एंड डांस को बड़ा पेट्रोनेट देता था। तो म्यूजिक एंड डांस के कंटेक्स्ट में आप देखोगे कथक अवध के अंदर लखनऊ घराना बहुत पॉपुलर हुआ, राइट। इनफैक्ट अवध का पुराना कैपिटल हुआ करता था फैजाबाद, है ना, फैजाबाद यूज्ड टू बी द ओल्ड कैपिटल। जब उसकी स्थापना की गई शुजा-उद-दौला, और उस टाइम से पहले फैजाबाद से शासन करते थे ये लोग, मतलब आज का अयोध्या वाला रीजन। एंड देन इन 1790s 1790-97 के बीच में दे शिफ्टेड टू लखनऊ। सो द कैपिटल वाज शिफ्टेड टू लखनऊ एंड अवध वहां से उसका पूरा शासन चलता रहा। ठीक है, तो हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि वाजिद अली शाह की जो प्रशासनिक व्यवस्था रही है उसमें वो कुछ ज्यादा कर नहीं पाया। तो उसने लखनऊ घराने की बहुत ही पेट्रोनेट दी। लखनऊ घराना वाज वन ऑफ द घरानाज ऑफ कथक। इनफैक्ट लखनऊ का म्यूजिक का भी एक घराना है, अगर आपको पता होगा, देयर इज अ संगीत का घराना ऑफ लखनऊ एज वेल। ओके, तो उसमें काफी पेट्रोनेट देता है। इनफैक्ट उसने एक संस्था बनाई थी जिसका नाम था परी खाना सर। ओके, परी खाना वाज काइंड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जहां वो परियों को रखता था सर। ठीक है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये परियां किस दिशा में जा रही है सर, है ना। तो वी विल फाइंड कि ये शासक के रूप में बड़े कमजोर थे।
प्रशासन अच्छी तरह से नहीं चला पा रहे थे और ब्रिटिश को बहाना चाहिए था। डलहौजी वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1856। डलहौजी और कैनिंग का जस्ट आगमन होने वाला था, उसकी पहले की बात है। और तभी इसने चांस बनाया, 1854 से ही माहौल बनाना शुरू किया था कि अवध को एनेक्स करेंगे। तो पहले एक ऑफिशियल को भेजा जिसका नाम था आउटरैम सर, ओके। और उसके बाद एक और बंदा था स्लीमैन, है ना, आगे पीछे इनको भेजा गया था, कैप्टन स्लीमैन या कर्नल स्लीमैन। और एक जेम्स आउटरैम करके एक ऑफिशियल थे जिन्होंने सिंध में भी एक बार कांड किया था, सिंध के एनेक्सेशन को इन्होंने विरोध किया था। ये दोनों ने मिलके अवध को लेके एक रिपोर्ट तैयार की और फाइनली डलहौजी को कहा गया कि इसका एनेक्सेशन मत करना। But Dalhousie was very much adamant because he wanted to make sure कि कैसे भी करके एनेक्सेशन करके अवध का अपना नाम, अपना जलवा और अपना जो इतिहास में नाम है बहुत ही मशहूर कर दूँ, है ना? तो उसके बाद एनेक्सेशन हुआ और उसके बाद विद्रोह हो गया, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो ज़्यादातर सैनिक हुआ करते थे, वो ज़्यादातर अवध से थे, है ना? उनकी संख्या बहुत ही बड़ी मात्रा में अवध और बंगाल वाले रीजन से थी। अवध के बड़े-बड़े ज़मींदारों के बेटे थे, अवध के ब्राह्मणों जो जो वहाँ की पुरोहित क्लास था, प्रीस्टली क्लास था, उनके संतान हुआ करते थे। दे फेल्ट वेरी मच ऑफेंडेड आफ्टर द स्टेट वाज़ टेकन अवे, है ना? ब्रिटिश ने जब उनके स्टेट को टेक ओवर कर दिया। तो ये सब के सब फैक्टर्स इकट्ठे हुए एंड फाइनली द स्टेट एनेक्सेशन बूमरैंग और डलहौजी के सामने विद्रोह होता है सर, है ना? मतलब कैनिंग के सामने विद्रोह होगा, डलहौजी तब चला गया था। बट ये पूरी कहानी है। अवध के कॉन्टेक्स्ट में आपको 3-4 चीज़ें याद रखनी चाहिए। इनफैक्ट इन्होंने ठुमरी के अंदर भी कंट्रीब्यूशन किया, म्यूज़िक के अंदर मैंने बताया, हिंदुस्तानी क्लासिकल। एक म्यूज़िकल टेक्स्ट भी की है, जिसका नाम है मदनौल मौसीकी, है ना? आपको इस बार राजा मानसिंह तोमर के ऊपर सवाल आया था ये सीडीएस के पेपर के अंदर कि हू वाज़ राजा मानसिंह तोमर और उन्होंने संगीत में क्या कंट्रीब्यूशन किया। मन कुतूहल करके एक बुक लिखी थी, यहाँ पे आ सकता है सर, ठीक है? इनके समय पे ही कथक का भी डेवलपमेंट हुआ। इनफैक्ट 2 प्रकार की कथक निकल के, एक रहस और एक रास कथक, है ना? तो एक डिवोशनल है, डिवोशनल यानी कि भक्ति वाली कथक, और एक थोड़ी एंटरटेनमेंट वाली कथक आपको देखने को मिलती रहती है। इनफैक्ट हिंदुस्तानी संगीत में ध्रुपद और लखनऊ घराना को बहुत पॉपुलराइज़ किया। परी खाने की स्थापना की, मैंने बताया परी खाना मूलतः से एक ऐसी संस्था थी जिसके कारण ये बदनाम हो गए एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनको लास्ट नवाब के रूप में कहा गया कि भाई देखो, तुम्हारा स्टेट तुम चला नहीं सकते हो, तुम शासन के रूप में कमजोर हो गए हो, इसके लिए तुम्हारे स्टेट को एनेक्स कर दिया जाता है सर, ठीक है? सो लेटर ऑन ही स्टेट वाज एनेक्स्ड। ये रिपोर्ट पहले आउटरैम और उसके बाद स्लीमैन के द्वारा तैयार किया गया और ये रिपोर्ट के बाद इनको पूरा वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइज करके खत्म कर दिया गया सर, ठीक है? तो मेतिया बुर्ज करके एक जगह है कलकत्ता में, वहां पे उनको भेज दिया जाता है और इसी के कारण डलहौजी इसको एनेक्स तो किया, पर 1856 को खत्म होते होते जब कैनिंग सत्ता के ऊपर आया और 1857 में बैठा था, तभी हमें पता चलता है कि अवध में विद्रोह हुआ। बेगम हजरत महल ने विद्रोह किया। हजरत महल को साथ देने के लिए अवध के नजदीक कानपुर में ही आपको तातिया तोपे और वी विल कम टू नो कि पेशवा नाना साहेब देखने को मिलेंगे। और भी लीडरशिप मिलती है, झांसी में लक्ष्मीबाई थी और पूरी कहानी खत्म हो गई सर, ठीक है? अवध की हिस्ट्री मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, हम ज्यादा नहीं जाएंगे। पर सादत अली खान का नाम याद रखेगा, बुरहानुल मुल्क, जिन्होंने रंगीला के समय पे इसको इंडिपेंडेंट किया था। दूसरा नाम मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, उनका नाम था शुजा उद्दौला, जो अवध की जो इंडिपेंडेंस है वो घुमा चुकते हैं। और उसके बाद वाजिद अली शाह, जो आमी जो तुम्हार छिन छिन छिन, शुद्ध जे तुम्हार छिन 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 करते हुए उनके साम्राज्य को ब्रिटिश ने खत्म कर दिया और विद्रोह हो गया। हजरत महल बेसिकली फॉट वेरी ब्रेवली। खैर, तो ये कंटेक्स्ट आपको अवध के साथ मिलेगा सर। इसके सिवाय एक्चुअली देयर वाज अ टॉपिक रिलेटेड टू मिडिवल इंडिया दैट वी मिस्ड आउट। दैट वाज अबाउट अ क्वीन इन द गोंडवाना कंट्री, है ना? दुर्गावती के कंटेक्स्ट में आपको आएगा सर, ठीक है? ये क्यों आएगा मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एमपी में पिछले महीने सर, गेटिंग ओपन, ओके, पिछले महीने मतलब कुछ महीने पहले गोंडवाना की एक रानी है। गोंडवाना एक प्रदेश है सर, ठीक है? एमपी से लेके छत्तीसगढ़ वाले रीजन में। और वहां पे वी विल कम टू नो कि एक पूरा मेमोरियल बनाया गया, एक पूरी इवनिंग थी और वहां पे अभी वो बन रहा है मॉन्यूमेंट को लेके भी। उसको लेके पीएम ने एक इनॉग्रेशन किया था सर, ठीक है ना? समझे, गौरव यात्रा भी थी रानी दुर्गावती की सर, ठीक है ना? तो इट हैपेंड इन द प्रीवियस ईयर एंड इंटरेस्टिंगली इसमें आपको बैकवर्ड लिंकेजेस मुगलों के साथ आएगी। क्यों? क्योंकि अकबर जब 1560s में या 1556 में पावर के ऊपर आया, तो अकबर के मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के साथ ये टॉपिक जुड़ा हुआ है रानी दुर्गावती का सर, ठीक है? रानी दुर्गावती की इंपॉर्टेंस ये है कि शी डिसाइडेड टू किल हरसेल्फ रेदर देन बीइंग कैप्चर्ड बाय द मुगल फोर्सेस।
मतलब उनकी आप खुददारी देखिए या उनकी आप विरंग मतलब है ना शौर्यता देखने की कोशिश करिए। रानी दुर्गावती ने कहा कि भाई देखो मैं मुगलों के हाथ में तो कभी नहीं आऊंगी सर, ओके, क्योंकि अकबर 1556 में सत्ता के ऊपर आए, इन 1556 he came to power. So after coming to power, अकबर decided to expand his empire. Obvious था कि भाई मुगल बादशाह है, इसको अपना साम्राज्य बनाना है. So in the context of expanding his power, अकबर डिसाइडेड टू टेक ऑल्सो ओवर सेंट्रल इंडिया एज वेल, है ना, उसने कहा कि मैं सेंट्रल इंडिया को भी टेक ओवर करूंगा। इनफैक्ट सबसे पहला उसने सेंट्रल इंडिया किया था। तो 1560-61 के आसपास, 1560-61 के आसपास अकबर सेंट असफ खान टू मालवा, है ना, सेंट्रल इंडिया के अंदर। एंड मालवा जहां ऑलरेडी एक बार पहले लड़ाई कर चुका है बाबर, वहां पे ये भेजा जाता है सर, ठीक है। और असफ खान ने आके बस बहादुर को खत्म किया सर, कैरिंग ऑन, ओके। और जैसे ही ये खत्म होते हैं तो वहां पे मालवा की क्वीन हुआ करती थी रानी रूपमती, है ना। उनको लेके ऑलरेडी वी विल सी कि पिछले साल हमने डिस्कस किया है, करंट अफेयर्स में थे। जब मालवा खत्म हुआ तो मालवा के बाजू में, मतलब आज के छत्तीसगढ़ वाले सटे विस्तार में गोंडवाना जो लैंड है, वहां पे गोंड कम्युनिटी भी रहती है सर, है ना, ट्राइबल कम्युनिटी है। उनके ऊपर जो शासन करने वाली क्वीन थी दुर्गावती, शी वॉज अ राजपूत महोबा डायनेस्टी या बुंदेला डायनेस्टी की प्रिंसेस थी। एंड शी डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट, सॉरी, चंडेला डायनेस्टी की प्रिंसेस थी, एंड शी डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट द मुगल्स, ओके। तो मुगलों के समय पे 1562 के आसपास, इन 1562, द अकबर्स आर्मी हैड अटैक्ड ओवर गोंडवाना किंगडम। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें ये पता चलता है कि जब ये अटैक किया गया गोंडवाना के ऊपर, तो रानी दुर्गावती के जो हस्बैंड थे दलपत शाह सर, गेटिंग ओपन, ओके, he passed already away sir, है ना। she was actually a regent, and being a regent she decided to never surrender her kingdom and never surrender herself to the Mughal forces, okay। तो इसकी कंटेक्स्ट है, आपको पूछा जा सकता है कौन सी डायनेस्टी से, तो शी बिलोंग टू चंडेला डायनेस्टी। चंडेला राजपूत, अगर आपको पता होगा, महोबा से रूल करते थे, महोबा, कलिंजार, है ना, खजुराहो, आपका ये जो रीजन है सेंट्रल इंडिया के अंदर। सो दे वर रूलिंग इन द रीजन्स ऑफ महोबा, कलिंजार एंड सेंट्रल इंडिया सर, ठीक है। अकबर का कॉन्क्वेस्ट आपको देखने को मिलता है। रानी दुर्गावती वॉज वेरी ब्रेव, शी फॉट वेरी ब्रेवली एंड शी डिसाइडेड नॉट टू सरेंडर, बट इवेंचुअली वी विल कम टू नो कि मतलब शी डिसाइडेड नॉट टू सरेंडर एंड शी किल्ड हरसेल्फ, ओके। इसके बाद अकबर ने इनकी शौर्यता देखी और दुर्गावती के बेटे हुआ करते थे, मोस्ट प्रोबेबली उनके कोई फैमिली मेंबर थे, उनको सत्ता वापस दे दी सर, ठीक है। अब आपको सवाल क्या आएगा, गोंडवाना किंगडम का दूसरा नाम है, इसको कहते हैं गढ़कटंगा, ठीक है, गढ़कटंगा। आपको पूछा जाएगा कि वेयर इज गढ़कटंगा लोकेटेड, है ना, उसकी फैक्चुअल ये कीवर्ड्स के रूप में, टर्मिनोलॉजी के रूप में यूपीएससी जो सवाल पूछता है, वो सीधा सीधा यहाँ से निकालेगा कि वेयर इज गढ़कटंगा लोकेटेड। जरा थोड़ा हिस्ट्री बता दो सर, ठीक है। तो एक ये याद रखिएगा, हमें एक क्लैरिटी होनी चाहिए। अयगर सिस्टम मैंने आपको बता दिया, कंट्रोवर्सी के कंटेक्स्ट में, मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर नहीं जा रहे अपन। नेक्स्ट चलते हैं, टेम्पल्स को लेके एक लास्ट कंट्रोवर्सी हुई थी सर, थोड़ा वो देख लेते हैं, और फिर उसके बाद फिर स्कल्पचर में और बाकी सारे टॉपिक्स में चले जाएंगे, पेंटिंग्स के ऊपर भी जाना है आज सर, ओके। तो देखिए कि टेम्पल्स को लेके क्या कंट्रोवर्सी हुई थी, थोड़ी बता देता हूँ मैं आपको। तमिलनाडु की सरकार के द्वारा, विल सी की टेम्पल्स में जो देवस्थान ट्रस्ट होते हैं, यानी कि द टेम्पल डेवलपमेंट ट्रस्ट जिसे हम लोग कहते हैं, वो स्टेट के हाथ में है, राइट। कलेक्टर्स नॉर्मली उसके एक्टिंग चेयरपर्सन होते हैं ऐसे ट्रस्ट के, और स्टेट कंट्रोल टेम्पल्स आपको मिलेंगे। तो तमिलनाडु में स्टेट के द्वारा, है ना, समझे, वी विल फाइंड कि बहुत सारे प्रीस्ट की अपॉइंटमेंट की गई। अब नॉर्मली क्या होता था कि पहले प्रीस्ट जो थे एक विशेष समुदाय से आपको मिलेंगे। अभी क्या हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट ने जब टेम्पल्स को टेक ओवर किया तो कहा कि भाई हम किसी को भी प्रीस्ट के अंदर अपॉइंट करेंगे, वो स्टेट की प्रेरोगेटिव है। अब उसको लेके सुप्रीम कोर्ट में लिटिगेशन तक चला गया, मतलब पहले हाई कोर्ट में गया, देन इट वेंट टू सुप्रीम कोर्ट, कि द स्टेट इज इंटरफियरिंग इनटू द रिलीजियस राइट्स, द स्टेट इज इंटरफियरिंग इनटू द रिलीजियस मैटर्स, क्योंकि अ स्पेसिफिक क्लास ऑफ पीपल और अ community belonging to a specific person should only have the right to be appointed as a priest in the temples, or it should be open for all. So article 15 क्या कहता है, article 15 ये कहता है कि there should be no discrimination in public places. Then you will find कि article 26, 27, 28, 29, 30 के अंदर आप देखोगे, खास करके 26 नंबर का आर्टिकल, उसमें कल्चरल इंस्टीट्यूशंस की मैनेजमेंट भी है, 29, 30 में माइनॉरिटी राइट्स को लेके भी है, तो और भी डिबेट्स आपको चलती रहेगी। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तमिलनाडु की सरकार ने जब ये अपॉइंटमेंट की टेम्पल प्रीस्ट में बिलोंगिंग टू डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज, ऑल पर्सन्स, क्योंकि दे वांटेड टू शोकेस
कि भाई देखो हम यहाँ टेम्पल में ऐसा नहीं है कि विशेष एक ही समुदाय से, ब्राह्मण समुदाय से या और कोई समुदाय से अपॉइंट, तो उसको लेके लिटिगेशन हुआ। अब देखिए लिटिगेशन में तो हम जाएंगे नहीं क्योंकि पॉलिटी का मैटर है, एंड पॉलिटी में आप उस कंटेक्स्ट में देखेगा टेम्पल्स को कितना इंटरफियर स्टेट करना चाहिए। हम उसके कीवर्ड्स देखते हैं कि लिटिगेशन में क्या क्या हुआ था। तो 3-4 शब्द लिटिगेशन से ऐसे कंटेक्चुअल वे के अंदर गेटिंग ओपन, ओके। दे द पिटिशनर वाज saying that the government was trying to appoint someone called as non-believer to the priestly community। नॉन बिलीवर्स का मतलब है कि ऐसे लोग जो वी विल सी कि शायद तक रिलीजियस राइट्स को, रिलीजियस रिचुअल्स को, रिलीजन की फिलॉसफी को नहीं समझते हैं, बट एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट एंड गवर्नमेंट जॉब दे आर अपॉइंटेड, तो वो गलत हो जाएगा, वैसा पिटिशनर्स का मानना था, राइट, ओके। खासियत ये है कि जो लोगों को जानकारी होनी चाहिए उनको अपॉइंट ना करते हुए किसी और को अपॉइंट किया गया था। उसमें 2 कीवर्ड्स आए थे सर, ठीक है। एक आया था अर्चकास और एक आया था आगमास। आपको पूछा जा सकता है कि हु आर द अर्चकास एंड द आगमास एंड व्हाट इज दिस कीवर्ड ऑल अबाउट, ओके। तो अर्चकास वर एक्चुअली द प्रीस्ट। अर्चका या आर्चकास के रूप में उसको पहचानते हैं, उसकी प्रोनाउंसिएशन 19-20 होगी, बट डोंट टेक इट इन अ लिटरल सेंस, ओके। अर्चकास वर द प्रीस्टली क्लास। उनमें किनको अपॉइंटमेंट करना चाहिए? ऐसे लोग जिनके पास प्रीस्टली नॉलेज होगा। प्रीस्टली नॉलेज किसको मिलता है? वेदों से मिलता है, उपनिषद से मिलता है, स्क्रिप्चर से मिलता है, पुराणों से मिलता है, धर्मशास्त्रों से मिलता है, राइट। उन सबके कंपाइलेशन को कहते हैं आगमास या आगमन, है ना, समझे। आगमन, आगमन हुआ मतलब वो जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन हो रहा है सर, ठीक है। तो तमिलनाडु सरकार ने जैसे ही कुछ लोगों की अपॉइंटमेंट की, एक व्यक्ति ने पिटीशन किया और पिटीशन के अंदर ये बताने की कोशिश की कि भाई देखो नॉन बिलीवर्स के रूप में अर्चकास की अपॉइंटमेंट हो रही है, अर्चकास फॉर द प्रीस्टली क्लास, कॉन्ट्री टू दी आगमास, यानी कि ऐसा मानते हैं कि टेम्पल में जो भी व्यक्ति को प्रीस्ट के रूप में यानी कि अर्चका के रूप में अपॉइंटमेंट करे, वो व्यक्ति को आगमा का नॉलेज होना चाहिए। आगमास क्या है? दे वर एक्चुअली अ variety of text related to Hinduism. It's a variety of text. It includes the Vaishnavism, it includes the Shakta and the Tantra tradition, it includes the Shaiva tradition as well. In fact, the Jainis also have their own आगमास। जैनियों का अगर जैन साहित्य पढ़ोगे तो उसमें भी आगमा है सर, ठीक है ना, आगमन लिटरेचर कहते हैं, सबसे पहले निकल के ही वो आया था। तो ये पिटीशन में ये कहा गया कि तुम जिन लोगों को अपॉइंट कर रहे हो, सरकार, तुम का मतलब है सरकार सर, ठीक है, अर्चका के रूप में, अर्चकास वर दी वर्शिपर्स ऑफ द अर्क। अर्क का मतलब होता है इमेज, कि एनी पर्सन शुड नॉट बी अपॉइंटेड इन द फॉर्म ऑफ प्रीस्ट, क्योंकि द प्रीस्टली पर्सन शुड हैव हिज ओन बिलीफ क्लियर एंड ही शुड आल्सो हैव द नॉलेज ऑफ द आगमास। आगमास आर द लिटरेरी टेक्स्ट, ओके। अगर इन दोनों का नॉलेज नहीं होगा तो फिर वो व्यक्ति एक रोबोटिक या मोनोटोनस काम करेगा, उसकी स्पिरिचुअल, उसकी कनेक्टिविटी नहीं होगी, ऐसा पिटीशन में लिखा है सर, ठीक है, अंडरस्टूड दिस पार्ट, ओके। तो कहा गया कि भाई अर्चका की इंपॉर्टेंस है, व्यक्ति जो आर्क यानी कि इमेज वर्शिप करता है उसी को ही वी विल कम टू नो कि वी विल सी कि प्रीस्ट के रूप में अपॉइंट करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए एक अर्चका एक ऐसा ही व्यक्ति है जो भगवान के इक्विवेलेंट है, ये पिटिशनर का मानना है और रिलीजियस बिलीफ सिस्टम का भी मानना है। अर्च अर्चका का मतलब ये होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो मूलतः से रिलीजन में इतना इन्वॉल्व है, आइडल वर्शिप कर रहा है, रिचुअल्स को जानता है, आगमास को जानता है, तो वो प्रीस्ट है पर हमारे लिए गॉड के इक्विवेलेंट है। उनकी हम लोग उतनी ही श्रद्धा से अपॉइंटमेंट उनकी देखते हैं, उनकी वर्शिपिंग गॉड के कनेक्टिविटी के रूप में देखते हैं। अब उनकी अपॉइंटमेंट नहीं होगी और किसी और की होगी तो फिर एक प्रकार की रिलीजियस रिचुअल्स में प्रॉब्लम्स हो जाएगी, ऐसे ही पिटिशन में मानना है। ये 2 चीज याद रखना सर, ठीक है। दूसरा आएगा, टर्म आएगा आपको आगमस। व्हाट इज द आगमस ऑल अबाउट? तो मैंने बताया इट्स अ वेराइटी ऑफ टेक्स्ट। दिस आर द टेक्स्ट विच वर कंपाइल्ड over a period of time with the addition of the Vaishnavism, Shaivism and the Tantraism। वैष्णववाद, शैववाद और तंत्रवाद का जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ तो संस्कृत और तमिल भाषा के अंदर रीजनल लिटरेचर के रूप में आपको आगमन्स का डेवलपमेंट मिलता है। मेनी अ टाइम्स दे आर ऑल्सो चैलेंज द ट्रेडिशनल वैदिक फिलोसफी, क्योंकि जो वैदिक दर्शन है उसको भी ये काफी बार चैलेंज करते हैं और उससे निकल के दे ट्राई टू गिव अप अ सेपरेट वर्ल्ड व्यू एज वेल, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो होता क्या है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो फॉलोअर्स है उनको कहते हैं यजकास। यजकास इसके लिए क्योंकि यजमान से आया है, राइट, कि एक ऐसे व्यक्ति जो रिचुअल वर्शिप कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति जो अर्क को मानते हैं, अर्क यानी कि मूर्ति पूजा करते हैं एक प्रकार की,
उनको प्रीस्ट के रूप में वही व्यक्ति चाहिए जिनको आगमन का नॉलेज हो। समझ में आया? आगमस का नॉलेज किसको होना चाहिए? अर्चका के रूप में, अर्का के रूप में, अर्का के रूप में मतलब है प्रीस्ट को अपॉइंटमेंट होना चाहिए। नहीं कर रहे हो तो इट इज कॉन्ट्ररी टू द बिलीफ सिस्टम ऑफ द कॉमन मैन। ठीक है, तो उसको लेके पॉलिटी को लेके चैलेंज हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने टाइम बीइंग उसको अभी एंटरटेनमेंट करने से मना किया है। तो जुडिशियल मैटर साइड में करिए। आगमस क्या है याद रहेगा। अर्क क्या है? अर्क इज नथिंग बट आइडल वर्शिप। यजका क्या है? यज का मतलब होता है यजमान, सादी भाषा में सर। ठीक है, अ पर्सन हु इज इन्वॉल्व इनटू रिचुअल वर्शिप, उसको यजमान से यजका के रूप में कंसिडर किया गया है सर। ठीक है, तो दिस आर द 3-4 टर्म्स दैट वर यूज्ड। उसके कंटेक्स्ट में आपको क्लैरिटी हो जानी चाहिए सर। ओके, तो पर्सनालिटी हो गई, कवरेज हो गया। अब वहां से थोड़ा आगे चलते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की पर्सनालिटीज को आगे देखेंगे। वो है आपकी स्कल्पचर आर्ट को लेके, है ना। स्कल्पचर आर्ट में इंटरेस्टिंगली जो G20 हुआ था, G20 में एक टॉपिक छूट गया था। ऐसे तो मैं पिछली बार में बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली G20 करवा दिया आपको। वो था आपका द चोला स्कल्पचर सर। ओके, इसकी इनकी कंटेक्स्ट क्या है चोला स्कल्पचर की, एंड व्हाई दी चोला स्कल्पचर इज इंपॉर्टेंट एज ऑफ नाउ फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव सर। ओके, तो याद रखना कि व्हेन वी अंडरस्टैंड द चोला स्कल्पचर, ये स्कल्पचर बेसिकली शिव जी के तांडव को दर्शाता है नटराज के रूप में, राइट। और अभी जो G20 हुआ था, भारत मंडपम करके जो कन्वेंशन हॉल है, उसके बाहर करीबन सबसे बड़ी चोला की मूर्ति या नटराज की मूर्ति आपको देखने को मिलती है। तो आर्टिकल्स न्यूज में बहुत आए थे, द लॉर्ड ऑफ डांस, हिस्ट्री एंड सिंबोलिज्म ऑफ शिवास नटराज फॉर्म सर। ओके, तो हमें एनालिसिस करके ये देखना है कि शिवजी के नटराज की मूर्ति की प्रासंगिकता क्या है, व्हाट डज इट सिग्निफाइज। अंडरस्टूड। भारत मंडपम के बाहर ये जो मूर्ति लगाई गई है, इट इज कॉल्ड एज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट नटराज स्टैच्यू, एंड इट इज मेड आउट ऑफ 8 डिफरेंट डिफरेंट अलॉयज। ऐसे तो ब्रॉन्ज से ओरिजिनली बनती थी, बट इसमें आज की तारीख में ब्रॉन्ज के सिवा टोटल 8 धातु है। इसमें गोल्ड भी है, इसमें सिल्वर भी, इसमें कॉपर भी, इसमें टीन भी है, इसमें एल्यूमिनियम भी है, और भी आपको मिलते हैं अष्ट धातु। तो आठों के आठों मुझे नहीं लग रहा है कि आपको याद रखने हैं, क्योंकि वो मेटलर्जी के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक मिलेगा। आपको याद रखना है कि अष्ट धातु क्या है। दूसरा याद रखना है कि इनका सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस क्या है। ये मूर्ति का सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस इसके लिए, क्योंकि सवाल जो आएगा वो मूर्ति के कंटेक्स्ट में आपको ज्यादा पूछा जाएगा। सो दे विल आस्क यू विथ रिस्पेक्ट टू वी कैन से द टेम्पल, एंड वी विल फाइंड कि वो सीधे सीधा वही सवाल पूछेगा कि भाई ये जो टेम्पल है, ये जो मूर्ति है, ये मूर्ति की प्रासंगिकता बता दीजिए थोड़ा बहुत। एंड दे विल ऑल्सो आस्क यू विथ रिस्पेक्ट टू कि ये कहाँ पे बन के आया था और उसकी हिस्ट्री क्या है सर। ठीक है, तो चोला पीरियड में आप देखोगे कुंभकोणम करके एक जगह है, कुंभकोणम सर। ओके, वहां पे ये ब्रॉन्ज की मूर्तियां बनती थी, लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनती थी। लॉस्ट वैक्स टेक्निक अगर आपको थोड़ी बहुत आइडिया होगी तो हड़प्पन्स के द्वारा भी यूज की गई है, राइट। ओके, तो इसमें होता क्या है कि पहले वैक्स की एक क्या कह सकते हैं कि इमेज बनाई जाती है, उसके ऊपर क्ले की कवरिंग की जाती है, फिर उसको हीट किया जाता है, वैक्स को बाहर निकाल दिया जाता है, फिर उसके अंदर मोल्टन मेटल, यानी कि ये तो ब्रॉन्ज ओरिजिनली हुआ करता था, तो कॉपर और टिन का मिक्सचर करके उसमें डाला जाता है और उसको ठंडा किया जाता है एक शेप देने के लिए। फिर उसके बाद उसके ऊपर की जो क्ले की कवरिंग है परत को हटा दिया जाता है, तो ऐसी मूर्ति तैयार होगी, है ना। ये वाली मूर्ति तैयार होगी सर। ओके, तो कहानी ये है कि हमें ये पता चलता है कि ये जो भारत मंडपम नाम की जो जगह है, ये भारत मंडपम के बाहर जो नटराज की मूर्ति है, ये तमिलनाडु के 3-4 टेम्पल से इंस्पायर होके बनाई गई है। एक टेम्पल है चिदम्बरम में, टेम्पल का नाम क्या है, थिलाई नटराजा, चोला पीरियड का द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल है, याद रखने का, ये पूछा जाएगा कहाँ पे। एक टेम्पल देखोगे उसका नाम है उमा महेश्वर टेम्पल सर, है ना, समझे। नाम जगह का नाम है कोनरी राजा राजापुरम, कोनरी राजापुरम करके एक जगह है। तीसरी है बृहदेश्वरा, बृहदेश्वरा टेम्पल जो तांजोर के अंदर आया है, थांजावुर के अंदर आया है। ये टेम्पल को हम लोग राजा राजेश्वर टेम्पल के रूप में भी पहचानते हैं। वी ऑल्सो कॉल इट इन द फॉर्म ऑफ राजा राजेश्वर टेम्पल एज वेल। ओके, सो वी विल फाइंड कि एक तो पहले ये कहानी हमको क्लियर हो जानी चाहिए कि इसके कंटेक्स्ट में क्या याद रखेंगे, गेटिंग ऑन पॉइंट। ओके, ये जो मूर्ति है इसके पीछे की सिंबोलिज्म अब देख लेते हैं। एक और जगह है कुंभकोणम, लिख लीजिए कुंभकोणम। कुंभकोणम वाज आल्सो अ सेंटर फॉर ब्रॉन्ज कास्टिंग इन द चोला पीरियड, है ना, समझे। तो इसमें से जो सवाल आएगा वो एक तो प्लेसेस से आएगा, सेंटर से, क्योंकि आर्टिकल्स में लिखा गया था, न्यूज आर्टिकल में। दूसरा,
इनके पीछे की सिंबोलिज्म क्या है, व्हाट इज द सिंबोलिज्म बिहाइंड द ब्रॉन्ज स्कल्पचर सर। ओके, तो देखो लॉस्ट वैक्स इज अ टेक्निक ऑफ मेटलर्जी, राइट। कुंभकोणम है या चिदम्बरम है, कोनरी राजापुरम है या बृहदेश्वर का तांजावुर है, ये तो बेसिकली जगहों के नाम हो गए जहां पे ये मूर्तियां बनती थी। दूसरा आता है इसके पीछे की सिग्निफिकेंस है, फिलॉसफी है ना, हाथ क्यों ऐसा रखा गया है। पैर अगर आप देखोगे एक एक पैर रेज्ड है सर, ठीक है ना, एक हाथ में आप देखोगे मशाल देखने को मिलती है, एक हाथ में डमरू देखने को मिलता है, तो इसके पीछे का दर्शन है। एवरी जेस्चर हैज अ, वी कैन से दर्शन। एवरी मुद्रा दैट शिवा मेक्स हैज अ फिलॉसफी बिहाइंड इट, हैज अ स्टोरी बिहाइंड इट, हैज अ हिस्ट्री बिहाइंड इट। तो हमें इनकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये दर्शन किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये क्या सिग्निफाई करता है। अंडरस्टूड दिस पार्ट सर। ओके, तो क्या क्या चीजें हम लोग याद रखेंगे, व्हाट विल बी रिकॉलिंग विथ रिस्पेक्ट टू द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। ओके, तो आप देखिए कि शिवजी का ये जो डांस है, ये डांस क्या दर्शाता है, पहले चीज याद रखिएगा सर, गेटिंग ऑन पॉइंट। ओके, तो ये 5 क्रियाओं को दर्शाता है। इट एक्चुअली शायद 5 डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज, पंच क्रिया। क्या पंच क्रिया दिखाती है, ये सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह को दर्शाती है। क्या पंच क्रिया को दर्शाती है, ये प्लीज रिमेंबर याद रखना सर, ठीक है, ये पूछा जाएगा सर। ओके, सृष्टि, स्थिति, संहार, संहार इस डिस्ट्रक्शन है ना, तोड़ देना, नर संहार नहीं कहते हम लोग, संहार हो गया, सब कुछ टूट गया। तिरोभाव और अनुग्रह, अनुग्रह इज समथिंग दैट इज द इमेंसिपेशन और द मोक्ष। ये पांचों की पांचों स्थिति या पांचों की पांचों स्टेजिस है, पंच स्थिति या 5 स्टेजिस हम लोग कह सकते हैं, जो शिवजी के द्वारा हाईलाइट किए गए हैं एज अ फॉर्म ऑफ कॉस्मिक डांस। ये कॉस्मिक डांस का एक प्रकार है, याद रखना, इट्स एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, कॉस्मिक डांस जो तांडव किया गया है। एंड इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड से लेके डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड के साथ भी जुड़ा हुआ है। इससे ह्यूमन इमेंसिपेशन, इंसान मनुष्य को मोक्ष भी मिलता है, वो भी बातें आपको इनकी जेस्चर्स और मुद्राओं से मिलेगी। चोला समय के ज्यादातर जो शिवजी की मूर्तियां है, उसमें कंटेक्चुअल क्लैरिटी हमको ये होनी चाहिए कि पहले 8 यानी कि 8 हैंड्स के साथ बनती है। यू शुड बी क्लियर अबाउट दिस पार्ट सर, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 या 4 हाथ, 4 हाथ और 2 पैर, नॉट 8 हैंड सर, ठीक है ना, माय बैड सर। ओके, 8 हैंड वाली दूसरी है, पर ये नटराज जो है ये 4 हाथ वाले आपको देखने को मिलेंगे, 4 हैंड्स वाले सर, गेटिंग ऑन पॉइंट। ओके, एवरी हैंड्स हैज देयर ओन सिग्निफिकेंस। जैसे राइट हैंड है जो बेसिकली इस मुद्रा में आपको मिलता है, इसे कहते हैं अभय मुद्रा सर, गेटिंग ऑन पॉइंट। ओके, एक साइड का। एक और राइट हैंड है जो बेसिकली डमरू के साथ जुड़ा हुआ है। डमरू जो है वो सृष्टि के साथ जुड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज द क्रिएशन एंड द इवोल्यूशन पार्ट। यहां देखोगे पंच स्थिति के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये पता चलता है, पंच क्रिया के रूप में, पंचकृत्य के रूप में वो क्रिएशन कर रहे हैं सर। ओके, सो क्रिएशन इज सिंबलाइज्ड बाय द ड्रम। सो यू कैन इमेजिन दिस पार्ट, द पंचकृत्य। आपको पूछा जा सकता है कि पंचकृत्य क्या है, what are the panchkritya, है ना, 5 different different actions performed by Shiva under this dance and he is highlighting many things। उनकी मूर्ति को एनालिसिस करने से हमको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती है सर, ठीक है, सब कुछ समझ में आता है, इधर उधर का सब कुछ है ना, पूरा ज्ञान, ठीक है। तो एक है हाथ में क्रिएशन, दैट इज सिंबलाइज्ड बाय द ड्रम, प्लीज रिमेंबर डमरू से। दूसरे हाथ में अगर आप समझने की कोशिश करिए, ही इज ट्राइंग टू शो द अभय मुद्रा। अभय मुद्रा इज ओवर हियर सर, ठीक है ना, हाथ यूं है इनका, एक तरह से वो कह रहा है कि डोंट फियर व्हेन गॉड इज हियर। So there are two right hands, one is for the creation, one is for the Abhay Mudra, where is saying कि भाई देखो मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, getting on point। Okay, so we will find कि the second hand is regarding the protection, where the Shiva is saying that fear not pose of the hand, sir। Okay, so there are two right hands, the other left hands, other two hands, that is the left hand, वो क्या दर्शाता है। So the left hand, which is actually on the left side only, it shows something called as संहार। संहार is nothing but the destruction। he is saying कि अब मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा सब कुछ। ये बेसिकली अग्नि के रूप में आप समझने की कोशिश करोगे, फायर के रूप में, हाथ में इन्होंने मशाल देके रखी हुई है। इट इज शोन बाय द डिस्ट्रक्शन पोर्शन, है ना, डिस्ट्रक्शन से दर्शा रहा है कि भाई अब मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा सब कुछ। अंडरस्टूड दिस पार्ट। तो सेकंड इज द डिस्ट्रक्शन सर, गेटिंग ऑन पॉइंट। ओके,
Interestingly, he is also highlighting the fact about balancing as well. Balancing interesting, आप देखिए तो शिवा इज स्टैंडिंग ऑन वन लेग ओनली सर, ठीक है ना, वो लोग एक ही पैर के ऊपर है। महादेव बेसिकली बैलेंस करता है। बैलेंस इस तरह से करते हैं कि एक हाथ में डिस्ट्रक्शन है, मतलब डमरू है, दैट इज द क्रिएशन पार्ट, वो संसार को क्रिएट भी कर रहे हैं, और एक हाथ में मशाल है, दैट इज इज ऑल्सो ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय इट आउट सर, ठीक है। तो उनके पीछे बहुत गहरी फिलॉसफी को दर्शाया गया है कि भाई देखो अग्नि भी है और एक हाथ में आपका ये भी है, क्या कहते हैं, डमरू भी है। डमरू से क्रिएट होता है, अग्नि से संहार होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, सब जला देंगे सर, ओके। वो बैलेंस भी कर रहे हैं, प्रिजर्व भी कर रहे हैं एक तरह से सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो महादेव इसके लिए थोड़ी कहते हैं सर, अंडरस्टूड दिस पार्ट, ओके। इंटरेस्टिंग, इसमें ये स्थिति के अंदर वो क्रिएशन भी आपको देखने को मिलती रहेगी। तीसरा जो मैंने बताया, एक जो हाथ है लेफ्ट हैंड है, बट इट इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ डिफरेंट लेग। वो एक्चुअली यूं है, लेफ्ट हैंड यूं आना चाहिए, एक में तो मशाल है, एक जो लेफ्ट हैंड है वो नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है पैरों की तरफ, है ना। तो पैर तो आपको मेरे नहीं दिख पाएंगे, बट आई एम जस्ट रेजिंग माय लेग लाइक दिस। ये जो लेफ्ट लेग जो है which is raised, it actually shows something pointing by शिवा। शिव जी बेसिकली कुछ चीजों को पॉइंट कर रहे हैं सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। एक तरह से वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई देखिए, तुम जो हो वो गलत रास्ते पे जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा मोक्ष का रास्ता ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि तुम अभी भी इग्नोरेंस में जी रहे हो। तो स्टैंडिंग ऑन एन इमेज कॉल्ड एस अपस्मार, अपस्मार को उन्होंने मोक्ष दिया था। ये अपस्मार एक छोटा सा ड्वार्फ है, बच्चा नहीं है, इंसानी है पर छोटा, छोटे कद का है, ड्वार्फ कह सकते हैं। ये ईगो को दर्शाता है, इग्नोरेंस को दर्शाता है, ह्यूमन इग्नोरेंस को दर्शाता है, और उनको लिबरेट करने का रास्ता दिखा रहा है। देखो तुम यहाँ पे खड़े हो, इस तरह से, अंडरस्टूड दिस पार्ट। सो ही इज ट्राइंग टू शो द अनुग्रह, दैट इज रिलीजिंग ऑफ द पर्सन out of the Tirobhava. Tirobhava is nothing but illusion. Understood? And that is highlighted by the foot planted on the ground and released by the foot held aloft. समझे? एक पैर जमीन के ऊपर है और एक पांव हवा के अंदर है, जहां पे हाथ को रेस किया गया। तो टोटल मिला के दो पैर है, एक पैर एक हाथ के साथ कनेक्टेड है और दूसरा पैर इग्नोरेंस के ऊपर है। वो कहते हैं कि भाई देखो, ये 5 अलग अलग स्टेजेस है, ये पंच क्रिया है या पंच कृत्य है जो शिव जी करते हैं, और इसमें ही तांडव होता है। ये तांडव में अर्धनारेश्वर के रूप में उनको दर्शाया गया है, बैलेंस करने के लिए। तो आधे शिव और आधे शक्ति है। उमा उमा पार्वती के रूप में आपको देखने को मिलेंगे सर, ठीक है ना, या शिव शक्ति के रूप में आपको, या उमा महेश्वर के रूप में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उनकी जटाएं अगर आप देखोगे तो जटाएं जो है वो मूलतः से गंगा मैया को दर्शाती है। इट हाईलाइट्स द गेंजेस, रिवर गेंजेस कमिंग डाउन टू अर्थ, एंड वी कैन से फ्लडिंग दी वाटर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो हमको काइंड ऑफ हमारी जो प्यास है वो मिटा रही है। गले में एक स्नेक देखने को मिलेगा, स्नेक, ये एक्चुअली आपके शरीर के 7 चक्रों को दर्शाता है, कुंडलिनी चक्र। Kundalini is the ultimate energy when all the chakras of your body, all the chakra of your body which get energized, okay, उसे लिबरेशन के लिए यूज होता है। तो कुंडलिनी चक्र को दर्शाते हैं सर, ठीक है। द स्नेक विच इज लॉफ्टेड सर, ओके। एंड यू विल फाइंड कि देयर इज अ रिंग ऑफ फायर विच इज एनकम्पासिंग शिवा। देयर इज अ रिंग ऑफ फायर सर, ठीक है ना, ये रिंग ऑफ फायर है, शिव जी के इर्द गिर्द आपको देखने को मिलती है। ये रिंग ऑफ फायर बड़ी प्रोमिनेंट है क्योंकि इट शोज द नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। आप जीवन होगा मृत्यु होगा, जीवन होगा मृत्यु होगा, कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम अभी इग्नोरेंस में जी रहे हो, तुम अभी ईगो में जी रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि मैं ही सब कुछ हूँ। तुम नहीं हो, शिवा इज द अल्टीमेट रियलिटी सर, है ना। ये नटराज के द्वारा पता चलता है। अष्ट धातु से बना हुआ है। कहाँ कहाँ बनते हैं? कुंभकोणम में, चिदम्बरम में, कोनरी राजापुरम के अंदर, बृहदेश्वर टेम्पल के अंदर में भी ये स्टाइल आपको इंस्पायर होते हुए मिलेगी। इन्हीं का ही एक ऐसा स्टैच्यू हमने यहाँ पे इंक्लूड किया था इन दी स्कल्पचर आर्ट विच वाज क्रिएटेड एट दी भारत मंडपम ऑफ G20 सर, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके सिवाय बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट और विजुअल आर्ट के रिलेटेड टॉपिक्स हमारे बाकी है, और कुछ टॉपिक्स हमारे जो है वो है लैंग्वेज के सेंट्रिक भी सर, ठीक है।
तो मुझे लग रहा है कि मोस्ट प्रोबब्ली वी विल टेक 1 or 2 क्लासेस मोर एंड देन वी विल ट्राई टू रैप अप, क्योंकि आज ऑलरेडी 1.5 घंटा हो गया है, तो मुझे लग रहा है कि हम इतना रखते हैं। और एक आध क्लास में ये एक बड़ा वीडियो बना के आई ट्राई टू, 1 या 2 क्लासेस के अंदर हम लोग इसको सिमट के रख देंगे। विल ट्राई टू रैप इट आउट एंड मेक श्योर कि आपकी जो रिवीजन है वो सीरीज को ठीक ठाक हम लोग कंक्लूड करें सर। ओके, तो आज हैंडीक्राफ्ट और पेंटिंग का रिलेटेड टॉपिक थोड़ा रह गया, बट इन द नेक्स्ट सेशन विल ट्राई टू कंक्लूड इट आउट एज वेल। आज हमने स्टैच्यू ऑफ वननेस किया, आज हमने आदि शंकराचार्य के ऊपर डिस्कशन किया, दुर्गावती के बारे में हमने देखने की कोशिश की, बासवाचार्य जहाँ से सवाल आ चुका था उनके ऊपर डिस्कस किया, और भी जियोग्लिफ्स के बारे में भी चर्चा किया है, पुष्पागिरी हिल्स के बारे में हमने डिस्कस किया, कायस्थ डायनेस्टी के बारे में। ये जो टॉपिक है हैंडीक्राफ्ट के रिलेटेड, ये भी बड़े प्रोमिनेंट है। और एक टॉपिक है इंस्टीट्यूशंस के रिलेटेड। इंस्टीट्यूशंस का मतलब ये है कि भारत में बहुत सारी संस्थाएं बनी हैं, जैसे कि अगर आप देखने की कोशिश करोगे, वी विल फाइंड कि संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो हिस्ट्री कल्चर के साथ जुड़ी हुई है। तो एक आध लंबा सेशंस खींच देते हैं, विल ट्राई टू टेक 1 or 2 hours ऑफ सेशन एंड देन विल ट्राई टू रैप इट आउट एज वेल इन एन वेरी इफेक्टिव वे। ओके, तो आज यहाँ पे ही खत्म करते हैं। लेट अस कंक्लूड आउट द टॉपिक्स टुडे एंड मोस्ट प्रोबब्ली अपन एक और सेशन के लिए मिलेंगे, तब ये कल्चर का पोर्शन खत्म करेंगे और उसमें शायद तक मॉडर्न हिस्ट्री का भी थोड़ा बहुत एडिशन कर देंगे, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में वाईकोम सत्याग्रह है, जैसे उसके 100 years कंप्लीट हुए, 1924 में हुआ था। 1924 के अंदर ही बेलगांव सेशन हुआ था, जहां गांधी जी ने पहली बार और आखिरी बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो थोड़ी मॉडर्न हिस्ट्री और कांग्रेस सेंट्रिक भी टाइमलाइन हमको क्लैरिटी आगे पीछे की होनी चाहिए, तो वो भी एक सेशंस के अंदर इंक्लूड करवाने की कोशिश करेंगे। इस सेशन की पीडीएफ आई ट्राई टू अपलोड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आपको पूरी की पूरी उसकी लिंक मिल जाएगी। और एक और इंटरेस्टिंग सेशन के लिए हम लोग मिलेंगे वापिस से। ऐसे ही रिवीजन होता है, सिलेक्टिव टॉपिक्स का बैकवर्ड लिंकेजेस बनाइए, उसके इर्द गिर्द एरिया देख लीजिए, देन इफेक्टिवली आपकी कवरेज भी मिल जाएगी सर। ठीक है, तो आज यहाँ पे खत्म करते हैं। एक और सेशन में कल्चर का पोर्शन मोस्ट प्रोबब्ली खत्म करेंगे और फिर मॉडर्न हिस्ट्री के साथ कंक्लूड करेंगे हमारी ये सीरीज को। प्लान ये है कि जून के शुरुआती हफ्ते तक आते आते उसको निपटा दे, सो दैट आपको 10-15 दिन अच्छी तरह से रिवीजन के लिए मिल जाए। उसमें फिर मैं ये करंट अफेयर्स वाली लिंकेजेस नहीं कराऊंगा। एक्चुअली ये करंट अफेयर्स है खाली करंट के लिए, बट दे आर ऑल स्टैटिक रिलेटेड टॉपिक्स, क्योंकि करंट सेंट्रिक सीधा सीधा सवाल नहीं आता है। जो आता है वो बैकवर्ड लिंकेजेस से क्वेश्चन आता है, राइट। तो आप में से जिन जिन लोगों को ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं, अपने दोस्तों को भी ये शेयर करिएगा। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल मिल जाएगी। और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करिएगा, आई ट्राई टू रिजॉल्व इट एंड सॉल्व इट आउट इन द नेक्स्ट अपकमिंग क्लासेस। बाकी आप प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज दे दीजिएगा, आपको एग्जाम इसकी डेट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और सब्सक्रिप्शन लेना हो तो दिस अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। नई बैचेस मेरी जून के सेकेंड वीक से शुरू हो रही है, ऑप्शनल भी हम लोग थर्ड वीक से शुरू कर रहे हैं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। This is me, PN Live, signing off for today's session. I'll see you in the next class. Till then, keep studying. All the best to everyone. Thank you very much. Jai Hind. Let's crack it.